अस्सलामुअलैकुम जी बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। लो जी बच्चों, आपको पता है हम डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं और डेरिवेटिव्स पढ़ते हुए अब हम पहुंच गए हैं 2.4 एक्सरसाइज पे। अब 2.3 तक हमने किया और अब 2.4 में हमें क्या एक्स्ट्रा करना है, क्या नया करना है। यहाँ पे ये करना है कि वो जो हम डेरिवेटिव्स ले रहे थे ना, उसका जो इस्तेमाल है कि हमारे पास कोई फंक्शन जब ग्राफ किया गया हो या ग्राफ ना भी किया गया हो तो उसका देखना हो कि वो फंक्शन किस पॉइंट पे ज़्यादा से ज़्यादा होता है, किस पॉइंट पे कम से कम होता है। ठीक है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। इसको हम कहते हैं मैक्सिमा, मिनिमा, स्टेशनरी पॉइंट इसमें आएंगे, टॉपिक्स हैं कुछ छोटे छोटे जो आने हैं। और ये देखें, अगेन मैं यही कहता हूँ, थ्योरी का जो टाइम होता है ना 10-15 मिनट, वो ज़रूर उसको दिया करें, क्योंकि जब आप एक्चुअल सवाल हल कर रहे होते हैं तो वो जब सवाल कर रहे होंगे तो आपको जो उसकी जो विजुअलाइजेशन है आपके जहन में आ रही होगी कि हाँ यहाँ से इस तरह से हो रहा होगा, क्योंकि हमने उसको पढ़ा है कि जी फर्स्ट डेरिवेटिव ये शो करता है, सेकंड डेरिवेटिव ये शो करता है एंड सो ऑन। तो इसकी जो थ्योरी है उसको ज़रूर टाइम दें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये एक्सरसाइज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमने फंक्शंस की ना कुछ टाइप्स पढ़ी हुई हैं। एक आपको पता है लीनियर फंक्शन होता था, और लीनियर फंक्शन को जब ग्राफ किया जाता है तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन ऐसे करके बन रही होती है, स्ट्रेट लाइन। वो किसकी बनती है? लीनियर फंक्शन की, जहाँ पे एक्स और वाई की पावर्स 1 होती हैं। लेकिन जब हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन होता था तो आपने पढ़ा हुआ कि वो यू शेप्ड बनता है, नीचे से बनता है या ऊपर से आ रहा होता है, तो बेसिकली उसमें कर्व आ जाती है क्वाड्रेटिक में। जब क्यूबिक होता है ना तो वो कुछ इस तरह से करके उसमें ऐसे जिगजैग्स आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, जैसे यहाँ पे हम रोलर कोस्टर्स बना रहे हैं। ये क्यूबिक और क्यूबिक से हायर वाले जो हैं वो इस तरह से बिहेव करते हैं। यानी लीनियर को छोड़ के बाकी जितने फंक्शंस हैं ना वो सारे के सारे कर्व की शक्ल में आते हैं। ठीक है, और जब कर्व आती है तो कर्व का बिहेवियर देखना होता है कि इसका बिहेवियर क्या है। और उसको बिहेवियर को पढ़ने के लिए हमने पिछली एक्सरसाइज में 2.3 में हमने पढ़ा था कि हमारी जैसे कर्व होती है, जैसे ये मैंने बनाया सामने आपके कि ये हमने फंक्शन कर्व, रेड कलर वाला फंक्शन है वो हमने बनाया हुआ है और उस पर टेंजेंट लाइनें हम ड्रा करते थे। तो वो क्या टेंजेंट लाइन क्या बताती थी कि ये जो हमारी कर्व है ना उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, देखिए हमने वहाँ पढ़ा था कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है डी वाई ओवर डी एक्स या एफ डैश एक्स, तो वो फर्स्ट डेरिवेटिव किसको शो करता है? स्लोप को शो करता है। ठीक है, स्लोप बेसिकली उसका रेट ऑफ चेंज होता है कि कितनी उसमें तब्दीली आ रही है, किस तरह से वो कर्व बिहेव कर रही है। तो उसके लिए हम टेंजेंट भी ड्रॉ करते थे। तो टेंजेंट की स्लोप और हमारी कर्व की स्लोप जो है वो जिस पॉइंट पे टच करते हैं वहाँ पे वो इक्वल होती है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या चीज़ शो करता है? उस कर्व की स्लोप को शो करता है कि वो कर्व जो है वो किस तरह की जा रही है। वही चीज़ हम यहाँ पे बता रहे हैं कि देखें ये जो रोलर कोस्टर देखें यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे अपवर्ड जा रहा है। तो अपवर्ड जा रहा है तो इसका जब डेरिवेटिव लेते हैं एफ डैश एक्स तो वो क्या आंसर आएगा? वो ग्रेटर देन 0 आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्योंकि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, जो स्लोप है, वो पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि इसमें जो रेट ऑफ चेंज है वो इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। तो देखें ये फंक्शन ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो जब फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आए तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या कर रहा है, हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को पॉजिटिव होना ज़रूरी है। ये बात पहली चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। दूसरी उसी के अपोजिट देखें, इस साइड पे हमने बनाया कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव, अब हमें नहीं पता होता, फंक्शन सामने पड़ा हुआ है ना, हमें नहीं पता कि इसने क्या बिहेव करना है, तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर अगर आपके पास नेगेटिव आ जाता है, लेस देन 0 आता है, तो फिर मतलब यही है कि वो फंक्शन डिक्रीजिंग हो रहा है, उसकी स्लोप कम होती जा रही है, नेगेटिव है स्लोप उसकी। ठीक है, नेगेटिव स्लोप। वैसे भी हम आम रूटीन में पढ़ते हैं कि किसी की अब ये ऐसे लाइन जा रही है ना तो हम कहते हैं ये पॉजिटिव स्लोप है, क्योंकि ये बढ़ रही है। और अगर एक लाइन ऐसे जा रही है तो वो ज़ाहिर है हर गुजरते टाइम के साथ नीचे की तरफ आ रही है। तो जब नीचे की तरफ आ रही है तो कमी आ रही है। कमी का मतलब क्या है कि उसमें डिक्रीजिंग है। ठीक है, नेगेटिव है, डिक्रीजिंग है। तो नेगेटिव और डिक्रीजिंग, पॉजिटिव और इंक्रीजिंग, ये हमने याद रखना है। या किसके लिए? फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए। ये इसको हम एक किस्म का ना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से ये पहला पॉइंट आपने ये याद रखना है। और यहीं से एक नया कंसेप्ट आएगा आपके पास जिसको हम कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट। अब आपके सामने है जब ग्राफ बनाया जाता है, ये भी देखिए ग्राफ ही प्रॉपर बना हुआ है कि जी यहाँ से इंक्रीजिंग है, ठीक है, इंक्रीजिंग होते होते फिर यहाँ पे आके ना रुकता है थोड़ी देर के लिए फंक्शन,
और फंक्शन रुक के फिर अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, क्योंकि पहले क्या कर रहा है, पहले वो इंक्रीजिंग कर रहा है। ठीक है, इसको रेड कर लेते हैं, इतना क्लैरिटी नहीं आ रही। तो पहले वो इंक्रीजिंग कर रहा है, उसके बाद वो डिक्रीजिंग नीचे की तरफ जा रहा है। तो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग करने के लिए देखें इस पॉइंट पे आके उसने रुकना होता है थोड़ी देर। तो जिस जगह पे रुक रहा है उसका नाम ही हम रख देते हैं स्टेशनरी। स्टेशनरी का लफ्जी मतलब ये है साकन हो जाना, रुक जाना। तो इस पॉइंट पे वो रुक जाता है। और रुकने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऐसे करके, तो वो टेंजेंट बिल्कुल हॉरिजेंटल हो जाएगी, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो जाएगी। और उसका मतलब अब कुछ भी चेंज नहीं आ रही, क्योंकि चेंज तो तब आए ना यहाँ वो बढ़ रहा हो या कम हो रहा हो, इसी को तब्दीली कहते हैं। तो जब वो बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, तो स्ट्रेट में तो अब चेंज ही कोई नहीं आ रही, जो पॉइंट इधर था वही पॉइंट इधर है, वही पॉइंट इधर है, वही आगे है, तो चेंज ही कोई ना आई। तो फिर इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं। क्लियर हो गया, स्टेशनरी पॉइंट। और स्टेशनरी पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है। डेरिवेटिव का हमने पढ़ा है ना कि अगर y इज इक्वल टू लेट्स सपोज 7 हो, कांस्टेंट नंबर हो, तो कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है। तो जब फंक्शन ही कांस्टेंट हो गया, फंक्शन कांस्टेंट हो गया, तो अगर रुक गया तो उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। तो ये हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि एफ डैश एक्स जो है वो 0 होता है कहाँ पे, स्टेशनरी पॉइंट के ऊपर। और ये हम सवाल करते हुए इसको यूज़ करते हैं। जब हमें वो सवाल में कहेगा कि भाई आपके सामने ये फंक्शन है और इसके आप वो क्या कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करें, तो हम क्या करेंगे, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया करेंगे, उसको 0 के बराबर खुद रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे, वहाँ से x की जो वैल्यूज़ आएंगी वो हमारे स्टेशनरी पॉइंट्स हुआ करेंगे। तो ये हम स्टेशनरी पॉइंट ऐसे करके वो हम बना लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। अब स्टेशनरी पॉइंट का ना एक बड़ा भाई है जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ये जो स्टेशनरी पॉइंट्स हैं इनका नाम हम क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं। ये ऐसे ही है जैसे सेट्स के अंदर हम यूनियन और उसका जो है यूनिवर्सल सेट पढ़ते होते थे। अगर याद हो, यूनिवर्सल सेट क्या करता था, यूनिवर्सल सेट में सारी वैल्यूज़ होती थी, और अगर ए सेट है तो ए सेट की वैल्यूज़ भी उसमें होती थी। तो ये समझ लें कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ये बेसिकली यूनिवर्सल सेट है। उसके अंदर स्टेशनरी भी आते हैं, लेकिन इसके अलावा भी चीज़ें होती हैं। और अलावा वाली जो चीज़ें होती हैं ना, वो पॉइंट होते हैं। उसके लिए देखिए ये बड़ा अच्छा उसने यहाँ लिखा हुआ है कि एफ डैश एक्स इज अनडिफाइंड। ये ऐसे असल में ना, ये देखें ये बिल्कुल एक वो क्या होता है इसको कि एक कोना हो जाता है। अब देखें इस जगह में और उस जगह में फ़र्क है, इसको ज़रा गौर करिएगा। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये देखें एक प्रॉपर एक स्मूथ कर्व है, ठीक है, कि इंक्रीजिंग होते हुए फिर हल्का सा ऐसे हम होके फिर नीचे को जाना है उसने। तो आप इसको ज़रा जूम करके देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल फ्लैट जगह नज़र आएगी। लेकिन ये जो पहाड़ है, ठीक है, उसका कोना है, ये कोने एकदम से बन रहे हैं, एकदम से नीचे जा रहे हैं। तो वहाँ पे स्टेशनैरिटी आ ही नहीं रही। यहाँ पे जब आप डेरिवेटिव लेने लगते हैं तो डेरिवेटिव अनडिफाइंड हो जाता है। तो जब डेरिवेटिव अनडिफाइंड हो जाता है तो फिर वहाँ पे आप ये स्टेशनरी पॉइंट नहीं बना सकते। ठीक है, मतलब ये है कि ये भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, प्रॉब्लमेटिक पॉइंट्स हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, लेकिन ये है कि ये ऐसे पॉइंट हैं जिनको हम स्टेशनरी पॉइंट नहीं कह सकते। तो बहरहाल ये हल्का सा थोड़ा सा टच इसमें लेना है, ये इसने यूज़ नहीं होना। लेकिन अगर कहीं थ्योरेटिकली पूछ ले कि क्या फ़र्क है दोनों में, तो फ़र्क आप ये बता सकते हैं कि स्टेशनरी पॉइंट में फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के बराबर होता है, और क्रिटिकल पॉइंट, अब ज़ाहिर अगेन क्रिटिकल पॉइंट के अंदर स्टेशनरी भी हैं, लेकिन उसके अलावा भी ऐसे पॉइंट हैं कि जहाँ पे वो क्या कहते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो इस तरह से करके, ठीक है, अब देखें ये नीचे वाली जो लाइन उसने लिखी हुई है, एवरी स्टेशनरी पॉइंट इज़ अ क्रिटिकल पॉइंट। स्टेशनरी को क्रिटिकल कह सकते हैं, बट अगर आप इस साइड को गौर से देखें, बट नॉट एवरी क्रिटिकल पॉइंट इज स्टेशनरी, कि तमाम के तमाम जितने भी क्रिटिकल पॉइंट होते हैं वो सारे स्टेशनरी नहीं होते। चंद होंगे, चंद नहीं होंगे, चंद इस तरह के होंगे जिनके ऊपर फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाता है डेरिवेटिव उसका। तो बहरहाल ये थोड़ा सा एक इनका जो है वो याद रखना है। अब ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे देखें हमने क्या किया हुआ है, एक रेंज बनाई हुई है पहाड़ों की। देखें ये पहाड़ है, ठीक है, एक ये वाला पहाड़ है यहाँ पे, एक ये वाला, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ये पीछे भी हैं, ठीक है, और एक ये वाला पॉइंट भी है, पहाड़ है। लेकिन उसके साथ हमने जो है वो ये एक मिनिमम पॉइंट जो है वो ये वाला, उसकी जो नीचे की तरफ वादी जो है वो भी हमने बनाई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहते हैं जब ज़्यादा चीज़ें होती हैं ना तो उसको हम लोकल कहते हैं। अब देखें ये जो हाई पॉइंट्स हैं इनको हम कहते हैं लोकल मैक्सिमम पॉइंट,
ठीक है। लोकल इसलिए कि इसके अलावा भी हैं। एक ये वाला लोकल का मतलब अपनी सराउंडिंग के लिहाज से ये मैक्सिमम है, ठीक है। अब ये वाला मैक्सिमम अपनी सराउंडिंग के लिहाज से मैक्सिमम है, तो इसलिए इनको हम लोकल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं। लोकेलिटी होती है ना अपनी सराउंडिंग के लिहाज से, ठीक है। तो जैसे लोकल मैक्सिमम है उसी तरह से लोकल मिनिमम भी होते हैं, नीचे वाले पॉइंट भी होते हैं, ठीक है। लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम, इस तरह से हमने इनका नाम रखा हुआ है। लेकिन इसके अलावा ग्लोबल भी हैं। ग्लोबल का मतलब, अब ग्लोबल का लफ्ज़ी मतलब ये है सारी दुनिया, ठीक है। तो सारी सराउंडिंग्स, जितनी डोमेन, अब ज़ाहिर है जब सवाल देता है तो बाज़ का सवाल में ना वो आपको डोमेन दे देता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने चेक करना है। तो उस पूरी डोमेन के अंदर जो हाईएस्ट पॉइंट होगा या जो लोएस्ट पॉइंट होगा उसको हम कहते हैं ग्लोबल मैक्सिमम, ग्लोबल मिनिमम। ये देखें, वो ज़ाहिर है फिर एक ही होना है ना, पूरी की पूरी रेंज में, यहाँ से लेके यहाँ तक जो उसने डोमेन दी हुई है उस सारी की सारी डोमेन में एक ही पॉइंट होगा जो सबसे बड़ी वैल्यू है फंक्शन की जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको ग्लोबल मैक्सिमम कहेंगे, और फंक्शन की ही जो सबसे कम से कम वैल्यू होगी उसको हम कहेंगे ग्लोबल मिनिमम, ठीक है। तो लोकल में और ग्लोबल में फ़र्क आपको समझ आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, अब उसके बाद ये है कि जब एक्चुअल प्रैक्टिकली सवाल हल करने हैं तो उसके लिए क्या स्टेप्स हैं। देखिए, सबसे पहले स्टेप क्या होता है, जितने भी सवाल हमारे पास आएंगे हमने सबसे पहले उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि ज़ाहिर फर्स्ट डेरिवेटिव से ही आगे से अगले काम होने हैं। तो हमने क्या करना है, पहला स्टेप हमारा होगा फर्स्ट डेरिवेटिव चेक करें उसका। फिर सेकंड पॉइंट ये होता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखें ताकि आपको स्टेशनरी पॉइंट का पता चल जाए, क्योंकि स्टेशनरी पॉइंट ही हमें बताएंगे ना कि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। तो वो डायरेक्शन जहाँ चेंज होती है वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखेंगे, ये हमारा सेकंड स्टेप हुआ करेगा। थर्ड स्टेप ये होगा कि 0 के बराबर रख के कुछ वैल्यू आएगी, स्टेशनरी वैल्यूज़। तो उससे क्या होता है कि जो उसने सवाल में खुद से डोमेन दी हुई है, ठीक है, और जो आपने पॉइंट निकाला है उनको मिला के ना कुछ इंटरवल्स बना लेते हैं, और उन इंटरवल्स पे चौथे पॉइंट पे जाके हम फिर उन इंटरवल्स पे चेक करते हैं अपने फंक्शन को कि किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है, किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग हो रहा है, एंड सो ऑन। तो वो डेरिवेटिव के अंदर वैल्यूज पुट कराई जाती हैं। तो ये हमारे 4 स्टेप्स होते हैं सवाल, एक सिंपल सवाल को हल करने के। ये उसने करके दिखाया हुआ, लेकिन अब ये छोड़ दें, अब एक्चुअल हम सवाल करेंगे, ठीक है, वहाँ पे आ जाएगा। ये देखें फंक्शन है, फंक्शन का उसने पहले डेरिवेटिव लिया है, डेरिवेटिव को देखें 0 के बराबर रखा। बता देता हूँ, अब 0 के बराबर रख के ना क्रिटिकल पॉइंट्स उसके पास आ रहे हैं, x = -1, x = 2। अब इनको मिला के जो है वो ज़ाहिर इन्फिनिटीज, पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी, उनको मिला के वो इंटरवल बना रहा है। तो ये देखें उसने इंटरवल्स बना लिए, और तीनों इंटरवल्स पे फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू को पुट करा के चेक करा रहा है कि फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे बिहेव कर रहा है। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव का मतलब क्या होगा कि फंक्शन वहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब देखें सेकंड जो इंटरवल है -1 से 2 वाला, वो उसको वैल्यू लगाई है फंक्शन में, फंक्शन के डेरिवेटिव में, देखें ना f' में लगा रहे हैं। तो फंक्शन के डेरिवेटिव में जब यहाँ इस इंटरवल से वैल्यू उठा के लगाते हैं तो उसकी वैल्यू देखें डेरिवेटिव की माइनस में आ रही है, तो उसका मतलब वो बताएगा कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, एंड सो ऑन। इस तरह से हमने सवाल हल करना है। एक कंसेप्ट और छोटा सा रह गया, इसको हम कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब सेकंड डेरिवेटिव क्या करता है, वो बताता है कि ये जो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव से एक्सट्रीम वैल्यूज़ निकाली, उसको 0 के बराबर रख के स्टेशनरी वैल्यूज़ निकाली, तो उस स्टेशनरी वैल्यू, अब जाहिर है ये वाली भी स्टेशनरी वैल्यू है ना, और ये वाली भी स्टेशनरी वैल्यू है, ठीक है, लेकिन एक पे वो मिनिमम है, एक पे मैक्सिमम है। तो क्या कैसे पता चलेगा कि किस वो जो स्टेशनरी वैल्यू आई है उस पर कौन सी मैक्सिमम है, क्या मिनिमम है। उसके लिए हम सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू अगर आती है ग्रेटर देन 0, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, तो फिर हम कहते हैं कि ये फंक्शन क्या है, इस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर वो मिनिमम है। अब वो ग्रेटर देन 0 की लॉजिक क्या बनती है, सेकंड डेरिवेटिव क्या बताता है, देखें फर्स्ट डेरिवेटिव बताता है स्लोप, भाई स्लोप आ गई, ठीक है। अब सेकंड डेरिवेटिव का मतलब स्लोप का आप डेरिवेटिव लेने लगे, तो स्लोप का रेट ऑफ चेंज देखने लगे, स्लोप का बिहेवियर देखने लगे, ऐसे कह लें कि स्लोप क्या बिहेव करती है वो सेकंड डेरिवेटिव हमें बताता है। अब यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या मतलब कि स्लोप हमारी इंक्रीज कर रही है। तो देखें ये जो मिनिमम पॉइंट होता है उससे आगे स्लोप क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है। तो जब स्लोप इंक्रीजिंग होगी तो मतलब यही हुआ कि फंक्शन उस पॉइंट पे मिनिमम है, नीचे से नीचे था, अब वहाँ से वो इंक्रीजिंग ट्रेंड की तरफ आ गया, बढ़ना शुरू हो गया,
ठीक है, तो ये सेकंड है। इस तरह से हम इसको टोटका बना के याद रख सकते हैं। और एक टोटका उसने ये भी बताया हुआ है कि अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, जमा की वैल्यू अच्छी चीज़ है ना, तो इसलिए देखें ये जो हमारा ग्राफ बनेगा वो स्माइलिंग फेस बनेगा। स्माइलिंग फेस ऐसे ही बनता है नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। तो फिर ज़ाहिर स्माइलिंग फेस में क्या आ रहा है, वहाँ पे मिनिमम आ रहा है। तो जब सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आए तो फंक्शन हमारा मिनिमम होगा, ये हमें याद रखना है। साथ ही उसके अपोजिट है कि ज़ाहिर है कि फंक्शन सेकंड डेरिवेटिव जो है अगर हमारा लेस देन 0 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो डेफिनेटली जो फिर वो क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि उसके बाद वो फंक्शन डिक्रीजिंग में चला गया। माइनस का मतलब सेकंड डेरिवेटिव माइनस का मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग में जा रहा है, एंड सो ऑन। तो ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है ये भी हमने कई सवालों में लगाना है। और ये देखिए उसने करके दिखाया हुआ है, अगेन ये हम अब सवाल करेंगे तो उस तरह से आएगा। ये एक आखिरी जो चीज़ है ये देख लें कि ये अब एक्चुअल सवाल आता है। जब सवाल आएगा ना तो उसने आपको डोमेन दे देनी है, फॉर एग्जाम्पल ए से लेके बी तक, ठीक है। और दरमियान में ज़ाहिर है फंक्शन होता है हमारा, कि क्योंकि फंक्शन की तो बहुत सारी वैल्यूज़ होती है ना, लेकिन एक इंटरवल दे देगा भाई यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा फंक्शन है और उस फंक्शन का जो बिहेवियर है वो आपने देखना है। अब उसमें देखें ऐसे करके जिग जैग करके वो जा रहा है फंक्शन। अब हमें क्या करना है, मेन काम क्या होता है कि हमें उसकी वो जो स्टेशनरी वैल्यूज़ हैं, ये वाली वैल्यू एक्स की, ये वाली वैल्यू, ये सारी स्टेशनरी वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी होती हैं। उसके लिए वही फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखेंगे, वहाँ से हमें वैल्यूज़ इस तरह से करके मिल जाएंगी। अब ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव से वैल्यूज़ आई हैं, जाहिर है ये क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं। इन क्रिटिकल वैल्यूज़ को फंक्शन में पुट कराना है। अब देखें डेरिवेटिव में पुट नहीं कराना, क्योंकि हम उसका मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने लगे। स्टेशनरी वैल्यूज़ तो फाइंड हो गई, तो मैक्सिमम मिनिमा के कहाँ से पता चलेगा, फंक्शन के अंदर लगा के कि भाई फंक्शन कहाँ पे मैक्सिमम है। तो जो हमारे पास क्रिटिकल वैल्यूज़ आएंगी वो फंक्शन में पुट कराएंगे, और उसके बाद ये जो उसकी लिमिट वाली वैल्यूज़ हैं, जो उसने डोमेन दी हुई है जी ए से बी तक, उन वैल्यूज़ को भी लगाना है। यानी क्रिटिकल वैल्यूज़ को और डोमेन की वैल्यूज़ को, सब की वैल्यूज़ को हमने फंक्शन में पुट करा लेना है। और हर वैल्यू को पुट कराने से फंक्शन की वैल्यू देखेंगे कितनी आती है। तो जहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू आएगी, जहाँ पे लोएस्ट आएगी, वहाँ पे हम कह देंगे कि ये इसका लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम है। ये तरीका है लोकल मैक्सिमम मिनिमम को फाइंड करने का। वो जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं वहाँ पे ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम जो है वो हमें मिल जाता है, ठीक है। यहाँ से भी ग्लोबल मिल सकता है, जो हाईएस्ट वैल्यू है वो ग्लोबल मैक्सिमम हो जाएगी, जो लोएस्ट वैल्यू है वो ग्लोबल मिनिमम हो जाएगी। तो इस तरह से करके इसमें काम है। अगेन ये उसने एक एग्जाम्पल करके दिखाई हुई है, ये हमने सारा करना है, ठीक है, वो हम उसमें कर लेंगे। और ये एंड पे उसने उसकी समराइज़ कर दिया उसको। तो ये मोटा मोटा आइडिया है। अब हम एक्सरसाइज करते हैं तो इंशाल्लाह प्रॉपर अच्छी तरह से समझ आएगी सवाल। चलें जी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.4 है। देखें पहला क्वेश्चन, डिटरमाइन द इंटरवल को फाइंड आउट करें ऑन विच, अब ज़ाहिर इंटरवल वो वक्फा है जहाँ पे हमने चीज़ें करनी है, ऑन विच एफ इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, जहाँ पे फंक्शन हमारा या इंक्रीज कर रहा होगा या डिक्रीज कर रहा होगा, फॉर द डोमेन मेंशन्ड इन ईच केस, और हर सवाल में वो बता देगा। क्योंकि वैसे तो डोमेन बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, -∞ से +∞ तक, लेकिन अगर वो साथ बता दे तो एक लिमिटेड सा काम हमें करना होता है, क्योंकि एक सवाल में बहुत लंबा चौड़ा काम तो कर नहीं सकते, वो तो बहुत ज़्यादा लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम चीज़ें आ जाएंगी, तो मुश्किल हो जाती है। अब देखें जो पहला सवाल है, देखें क्या है, f(x) है sin(x), साइन का फंक्शन बनाना है। आपको पता है साइन का और कॉज का फंक्शन ये अप्स एंड डाउन्स के साथ वेव्स की शक्ल में बनता है, ठीक है, तो वो चीज़ है। अब देखें साथ वो उसकी डोमेन बता रहा है कि 0 से लेके 2π तक आपने रहना है, यानी 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक हमने रहना है, उसके अलावा बाकी और डिग्रीज पे नहीं जाना, यानी पूरा एक सर्कल जो है उस पर हमने रहना है। अब देखें स्टार्ट कैसे करना है, बड़ा सिंपल सा काम है, कोई मुश्किल काम नहीं होगा। आपने फंक्शन को रखना है सामने और फंक्शन का पहला डेरिवेटिव ले लेना है। हर सवाल में ये स्टेप तो पक्का है, डेरिवेटिव लेना ही लेना है, क्योंकि डेरिवेटिव होगा तो उसको 0 के बराबर रखेंगे। तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव है f'(x), साइन का डेरिवेटिव कॉज हो गया। अब जाहिर आप लिख सकते हैं फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, या लिख दें फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स, कुछ भी नाम, क्योंकि स्टेशनरी क्रिटिकल एक ही बात है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो 0 के बराबर है, 0 के बराबर रखें। अब यहाँ जब 0 आ जाएगा तो cos of x इज इक्वल टू 0, तो वो हमने लिख देना है कि cos of x जो है वो 0 के बराबर है। अब यहाँ से हमें x की वैल्यूज़ लेनी है, तो x की वैल्यू के लिए cos को उठा के उस तरफ ले जाए, उस तरफ जाएगा तो cos इनवर्स
अब cos इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है, एक तो काम ये आप कैलकुलेटर पे ले लें, या वैसे सोच लें कि cos के किस एंगल के ऊपर यानी किस जाविये के ऊपर cos की वैल्यू 0 आ जाती है, तो ज़ाहिर है वो 90 डिग्री के ऊपर होता है। 90 डिग्री पे cos की वैल्यू 0 आती है, आप कैलकुलेटर पे देख लें, या सिंपल करें cos इनवर्स मतलब इनवर्स का शिफ्ट का बटन दबा के cos दबाएं 0 दबाएं तो आपको वो π/2 या 90 डिग्री वो दे देगा। 90 डिग्री का मतलब π/2 होता है। लेकिन अब देखें हमारे पास जो पूरा इंटरवल जो है वो 0 से 2π तक है, लेकिन अब ये एक वैल्यू है और ये जो साइन कॉस की वैल्यूज़ होती हैं ना ये रिपीट होती हैं। या आप ऐसे करके जब x एक्सिस और y एक्सिस बनाते हैं तो π/2 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे इस जगह के ऊपर आ रहा है, ठीक है 90 डिग्री। तो दूसरी वैल्यू फाइंड करने के लिए एक और वैल्यू है, क्योंकि ये रेपिटिशन होती है, तो दूसरी वैल्यू के लिए आपने क्या करना होता है, ये जो वैल्यू आई है ना उसमें 180 डिग्री का इजाफा कर दें। 180 के बाद इनकी वैल्यूज़ रिपीट होती हैं, ये साइन और कॉस की वैल्यूज़ ही रेपिटिशन होती है 180 डिग्री के बाद, ठीक है, ये पक्की बात है। तो इसलिए 180 इसमें ऐड करेंगे ना, 90 और 180 कितना होता है 270, तो 270 आता है 3π/2, ठीक है। तो आपको ये दो वैल्यूज़ मिल जाएंगी। वैसे नॉर्मली एक नज़र आ रही होती है, लेकिन ये थोड़ी सी लॉजिक आपने ध्यान रखना है कि इस तरह से इसकी दूसरी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। अब ये दो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, ये किस में आई हैं, वो 0 से लेके 2π के दरमियान में आई हैं। तो 0 से स्टार्ट लेके उसके बाद देखें 90 डिग्री आता है, उसके बाद ये 270 डिग्री आता है 3π/2 और उसके बाद जो है वो 2π आता है। ये एक प्रॉपर जैसे नंबर लाइन नहीं होती उस तरह से ये नंबर लाइन हमने एंगल्स की बना ली है, क्योंकि 0 से पहले 90 पे जाएंगे, 90 से 270 पे जाएंगे, 270 से फिर आगे जो है वो 360 डिग्री होगा। तो ऐसे हमारे पास ना ये इंटरवल्स बन जाएंगे। तो ये देखें इंटरवल्स हम बना रहे हैं, ठीक है। 0 से π/2 है, फिर π/2 से 3π/2 है, 3π/2 से 2π है। ये पाइज की शक्ल में लिखना बेहतर होता है, क्योंकि वो जो पेपर में या वैसे भी एक जो इसका बैकग्राउंड है, थ्योरी है, वो इसी तरह से लिखा जाता है, ठीक है। इसका एक शुरू से लॉजिक इस तरह से बनी हुई है, ज़्यादा बेहतर समझा जाता है, वरना वो एंगल्स भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये 3 इंटरवल्स वक्फे हमने फाइंड आउट कर लिए। अब इन तीनों इंटरवल्स पे हमने चेक करना है कि हमारा ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसकी बिहेवियर किस तरह की है, उसका रवैया किस तरह से है, क्या वो इंक्रीजिंग बनता है या डिक्रीजिंग बनता है। तो ये हमने अगला काम करना है, जो आधा सवाल अभी और रहता है। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे उसको, देखिए स्टेप्स बनाएंगे कि एट 0 से π/2 पहला जो इंटरवल है हमारा उसमें क्या हो रहा है। अब उसमें जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है, ज़ाहिर है फर्स्ट डेरिवेटिव कॉज ऑफ एक्स है, वो क्या बिहेव करता है। अब उसके लिए आपने 0 से π/2 के दरमियान में से कोई वैल्यू ले लेनी है। अब यहाँ एक और चीज़ याद रखें, ये जो ज़ाहिर है ये जो दो ब्रैकेटें हम लगाते हैं, ठीक है, स्मॉलर ब्रैकेट, इसका मतलब पहले भी मैंने समझाया था कि इनका मतलब होता है कि इसके साथ वाली जो चीज़ें हैं इनको एक्सक्लूड करना है, इनके अलावा वाली वैल्यूज़ लेनी है। ये वैल्यूज़ एक्सक्लूडेड होती हैं जब हम इस तरह से करके बनाते हैं ना ये वाला। तो इसका मतलब होता है अगर लेट्स सपोज यहाँ 1 है और यहाँ 5 है, तो 1 और 5 दोनों इंक्लूडेड होते हैं, ये शामिल होते हैं, इनकी वैल्यूज़ को आप ले सकते हैं। लेकिन जब ये ब्रैकेट्स होती हैं तो उनके साथ ये वैल्यूज़ नहीं लेनी, इनके दरमियान से कहीं से वैल्यू उठानी है। तो 0 और 90 के दरमियान हम 45 डिग्री ले लेते हैं, 45 को हम π/4 भी लिखते हैं। तो cos 45 डिग्री कैलकुलेटर में करें, या वैसे भी हमने इसका टेबल याद किया हुआ है, वो 1/2 स्क्वायर रूट होती है। आपको कैलकुलेटर पॉइंट में दे देता है, पॉइंट में लिख लें। असल हमने उसको बताना है कि ये आंसर प्लस में आया कि माइनस में आया। तो चूंकि ये ग्रेटर दैन 0 आया, पॉजिटिव आया, तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है। फर्स्ट डेरिवेटिव मैंने थ्योरी में यही बताया था कि फर्स्ट डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ जाए तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। तो हमने लिखना है फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, ये इसका आंसर है। अब दूसरे इंटरवल पे आ जाएंगे इसी तरह से। अब यही काम सब में करना है। अब इसमें क्या हो रहा है जी, π/2 से 3π/2, 90 से 270। अब 90 और 270 के दरमियान 180 भी होता है, कोई भी एंगल ले सकते हैं। तो 180 जो है यानी पाई जो है उसकी वैल्यू लगाएं, वो माइनस में आ जाएगी। अब यहाँ नेगेटिव आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव, तो हम लिखेंगे फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा। और जो तीसरा इंटरवल है 3π/2 से 2π, यानी 270 से लेके 360 के दरमियान, ठीक है, उसकी कोई वैल्यू ले लें। 270 से आगे 300 है, तो ये 300 वैल्यू लिखाई है, ठीक है। अगेन आप ये समझ नहीं आएगा ना कि 5π/3 कैसे आ गया, तो आप रहने दें इसको, आप डायरेक्ट 300 लिख दें कि cos ऑफ 300 डिग्री कितना आता है। तो वो ज़ाहिर है 1/2 आ रहा है, वो फिर पॉजिटिव आ गया। तो पॉजिटिव आने का फिर मतलब वही है कि फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है इन दिस इंटरवल।
तो ये हमारा पहला सवाल देखें, उसका जो पहला पार्ट है, पहले सवाल का पहला पार्ट हो गया। अच्छा जी, अब दूसरा पार्ट करेंगे। अब देखें एक पार्ट हमने समझ लिया ना, तो अब सारा प्रोसेस वही होना है, वही रेपिटिशन है, या खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखें फंक्शन दिया हुआ है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ज़्यादा आसान भी है। साइन काज में तो ज़ाहिर है वो एंगल्स का ज़रा ध्यान रखना पड़ता है। सो 4 माइनस एक्स स्क्वायर है और साथ उसने लिमिट दे दी है सारी की सारी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, सारी जो है उसकी है चीज़ें। ओके, बहरहाल करते हैं। तो पहला स्टेप यही होगा कि आपने फंक्शन को लिख लेना है। सेकंड स्टेप हमारा यही होना है कि उसका हमने डेरिवेटिव लेना है। एफ डैश एक्स लिखें, 4 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर चूँकि 2 है ना, तो पावर रूल लगाएंगे। पावर पीछे आ गई, उसमें 2 में से 1 माइनस करें, 1 आती है, 1 को लिखते नहीं है, -2x आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव। आगे वही फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख लें। 0 के बराबर रखा, यहाँ पे 0 आएगा तो -2x इज इक्वल टू 0, -2 उधर जाके मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करे 0 हो जाना है उसने, तो x की वैल्यू हमें आ गई 0। अब 0 आ गई, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया, स्टेशनरी पॉइंट आ गया। लेकिन वैसे हमारे पास जो इंटरवल है वो क्या है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो अब 2 इंटरवल बन जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी से 0 पे आएंगे, 0 से आगे फिर हम पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ चले जाएंगे। तो देखें इस तरह से हमारे पास ये 2 इंटरवल्स जो हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब अगेन पहले इंटरवल पे हम चेक कर लेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव को। अब ये इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी से 0, मतलब क्या हुआ, विजुअलाइज करें इसको कि माइनस वाली वैल्यूज़ 0 तक रहना है ना, 0 से पीछे पीछे रहना है माइनस की तरफ, तो ज़ाहिर सारे के सारे नेगेटिव वैल्यूज़। तो कोई एक नेगेटिव वैल्यू आप x की जगह पे लगा दें, -3 लगा लें। तो देखें माइनस के आने की वजह से, चूँकि बाहर भी माइनस है, तो दोनों प्लस हो जाएंगे। 2 3 ज़ा 6 पॉजिटिव, तो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो फिर मतलब क्या हुआ कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है। पॉजिटिव आए इंक्रीजिंग, नेगेटिव आए डिक्रीजिंग, ये याद रखना है इस इंटरवल के अंदर। और यही काम आपने दूसरे इंटरवल के साथ कर लेना है कि लो जी 0 से इन्फिनिटी वाला इंटरवल जो है, अब उसमें पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, तो कोई पॉजिटिव वैल्यू लगा लें, तो देखें अल्टीमेट आंसर माइनस में ही आना है, क्योंकि बाहर माइनस मौजूद है। तो जब नेगेटिव आ रहा है तो फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग एट दैट इंटरवल। ठीक है, तो ये देखें बिल्कुल वही स्टेप्स थे उसी तरह से। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो देखें, फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और साथ इंटरवल है -4 से 1। अब इस इंटरवल में और इस ऊपर वाले में देखें क्या फ़र्क है, वही फ़र्क है कि यहाँ पे स्मॉलर ब्रैकेट्स हैं और यहाँ पे बड़ी बड़ी ब्रैकेट हैं। और बड़ी वाली ब्रैकेट का क्या मतलब होता है, ये दोनों भी इंक्लूडेड हैं, इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। पहला काम वही है कि आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। एक्स स्क्वायर है 2x हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा तो 3 आ गया, और कांस्टेंट का 0 होता है। तो 2x प्लस 3 फर्स्ट डेरिवेटिव, वही सारे स्टेप्स। f डैश एक्स इज इक्वल टू 0 रखें, यहाँ 0 रख दें, तो 2x प्लस 3 0 के बराबर रखना पड़ेगा। और फिर वही बात कि 3 को उधर ले जाएँ, -3, 2 जाके उसको डिवाइड करेगा, -3/2। ये हमारे पास स्टेशनरी वैल्यू आ गई। अब चूंकि इंटरवल था -4 से लेके 1 तक, तो ये जो -3/2 है इसके कहीं दरमियान में आ रही होगी। तो हमारे पास 2 इंटरवल आ गए, एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक। तो वो हम बना लेंगे, देखें -4 से ये, और फिर देखें यहाँ से ये। अब देखें ये जो इंटरवल बनाया कितना मज़ेदार बना है, क्योंकि देखें ये जो वैल्यू आती है उसको नहीं शामिल करना होता, ठीक है, क्योंकि उस पर तो डेरिवेटिव ने 0 हो जाना है। अब हमने क्या करना है, इन इंटरवल्स की वैल्यूज़ फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करनी है। तो अगर हम इसी वैल्यू को पुट करा देंगे तो वो तो 0 डेरिवेटिव को रख के निकाली थी, तो डेरिवेटिव का आंसर 0 आ जाएगा, तो पता ही नहीं चलेगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसलिए इनको एक्सक्लूड करना होता है। तो एक्सक्लूड के लिए फिर देखें हम ऐसे करके ब्रैकेट लगाते हैं, इंक्लूड करना हो तो हमें ये बड़ी ब्रैकेट लगानी होती है। तो इसलिए ये शक्ल हमें इंटरवल की बनानी है। अब अगला काम वही है कि दोनों इंटरवल्स को आप चेक कर लें बारी बारी। सो पहला इंटरवल लिखें, f डैश एक्स को सामने रख लें, और इनके दरमियान से कोई नेगेटिव वैल्यू, -3/2 होता है 1.5, -1.5, तो 1.5 से पीछे -2 ले लें, -3 ले लें, मैंने -3 लगाया है, आप -2 भी लगा सकते हैं। तो उसको लगा के तो अल्टीमेट वैल्यू आ रही है माइनस में, नेगेटिव आ गई तो नेगेटिव फिर बताएगा कि फंक्शन डिक्रीजिंग है। सिंपल सा काम है, नेगेटिव पे डिक्रीजिंग, पॉजिटिव पे इंक्रीजिंग। अब इसी तरह से ये वाला इंटरवल, अब इस इंटरवल में 0 भी आता है, आप 0 पुट कराएं, 0 पुट कराएंगे तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव आया है तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। वही सारा काम, सिंपल सा काम है। आगे चले नंबर 4 वाले क्वेश्चन पे।
यहाँ पे है जी साइन ऑफ एक्स, साइन कॉस फिर आ गए हैं, साइन ऑफ एक्स है प्लस 1/4 कॉस ऑफ 2x है, और साथ अगेन इंटरवल हमारा 0 से लेके 2 पाई तक उसने रहना है। ठीक है, जैसे पहला पार्ट किया था, तो पहले आप डेरिवेटिव लें। साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, 1/4 तो साथ ही है ना, उसके कांस्टेंट नंबर है, वो वैसे ही रहेगा। तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x उसके साथ ही है, साथ ही रहेगा। लेकिन 2x का फिर डेरिवेटिव, ये हमने पीछे डेरिवेटिव करते हुए समझा था कि वो साइन कॉस के अंदर जो एंगल की जगह पे चीज़ है उसका फिर डेरिवेटिव लिया जाता है। सो 2x का डेरिवेटिव 2 वो भी साथ आएगा। यहाँ से ये 2 और 4 कटेंगे, 1/2 रह जाएंगे, साइन ऑफ 2x। ये आ गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। अब अगले बार काम वही है कि फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखें, तो ये सारा 0 के बराबर हमने उसको रख लिया। अब इसको सॉल्व करवाना है, ये नेगेटिव टर्म है, इसको उठा के उधर ले जाएं, पॉजिटिव हो जाएगी। अब ये cos x है, ये sin 2x है, तो एंगल्स तो एक जैसे हो ना, तो sin 2x का फार्मूला हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि जब sin 2x होता है तो ये 2 शुरू में आ जाता है, 2 sin x cos of x, ये इसका फार्मूला था कि sin 2x बराबर होता है 2 sin of x cos of x, वो हमने इसकी जगह पे लगाना है। अब जाहिर है फार्मूले भी हमें आने चाहिए, जहाँ जहाँ फार्मूला आता है ना पढ़ते हुए उसको अलहदा पेज पे लिखते जाया करें, ठीक है, बाद में फिर बंदा उनको याद भी कर लेता है। तो ये 2 कट जाएगा, ठीक है, साइन और कॉज रह गए, साइन और कॉज रह गए, इसको वापस ले जाएं कॉज के पास, इधर पॉजिटिव हैं, उस साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएंगे। अब नेगेटिव होंगे तो आप देखें इनमें से आप कॉज ऑफ एक्स को कॉमन ले सकते हैं, तो कॉज ऑफ एक्स निकाल दें, इसकी जगह 1 आ गया, यहाँ सिर्फ साइन ऑफ एक्स रह गया। अब ये फैक्टर आउट हो गया ना, तो फैक्टर आउट हो जाएं तो फिर उनको सेपरेटली अलग-अलग 0 के बराबर हम रख सकते हैं, क्योंकि इक्वल टू 0 है, या ये 0 है या वो 0 है, तो हम उसको आइदर आर करके अलग-अलग 0 के बराबर रख लेंगे। अब यहाँ से भी जब वैल्यू निकालनी है, कॉज उठ के इधर आएगा, कॉज इन्वर्स होगा, ये हमने पहले पार्ट में किया था। अब कॉज इन्वर्स 0 कब होता है? 90 डिग्री पे, या वही बात उसमें 180 ऐड करें तो 3π/2 यानी कि 270 डिग्री, 90 और 270 ये वही काम है पहले वाला। और 1 माइनस साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो माइनस साइन ऑफ एक्स को उस साइड पे ले जाएं तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बेसिकली आ गया, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि इसको उठा के उधर ले जाएं तो पॉजिटिव ही होता है ना। तो साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। अब ज़ाहिर है एक्स की वैल्यू के लिए साइन को उठा के उधर लेके जाएं, साइन इनवर्स 1। अब साइन की वैल्यू 1 किस एंगल पे होती है, यहाँ अगेन साइन इनवर्स 1 कैलकुलेटर पे करके देख लें, आपको π/2 जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पे अब ये सिंगल वैल्यू है, एक ही वैल्यू। अब देखें ये π/2 आया है, तो यहाँ पे भी π/2 है, तो इसलिए इस π/2 की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसकी नुमाइंदगी इधर तो हो ही रही है ना। तो बेसिकली यही 2 वैल्यूज़ आई हैं, और ये वही 2 वैल्यूज़ जो पार्ट 1 में की थी, तो ये 2 वैल्यूज़ और उसके साथ वही 0 से लेके 2π, और ये दोनों उसके दरमियान में है, तो वही फिर हमारे पास तीन बनेंगे इंटरवल्स, 0 से यहाँ तक, यहाँ से इधर तक, इधर से फिर 2π तक, ठीक है, जैसे पार्ट 1 में हमने बनाए थे। तो तीनों इंटरवल्स हम बना लेंगे, ये देखें आपके सामने, तीनों इंटरवल्स को हम लिख लेते हैं, और अगेन बारी बारी सब को फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट कराएंगे। सो पहला इंटरवल 0 से π/2, उसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को सामने रखें। अगेन यहाँ से वो क्या कहते हैं 45 डिग्री वाली वैल्यू ले लेते हैं, तो π/4 जो है ये यहाँ पे और यहाँ पे पुट कराएं, तो cos π/4 1/2 का स्क्वायर रूट है, ये भी 1/2 का स्क्वायर रूट है। अब देखें जब इन्होंने मल्टीप्लाई होना है, या ऐसे कह लेना 1 में से ये चीज़ माइनस होनी है, ये छोटी है, 2 का स्क्वायर रूट आता है 1 पॉइंट समथिंग आता है, 1.4 आता है शायद, ठीक है, वो देखें, तो 1 को 1.4 से डिवाइड करेंगे ना, तो इसकी वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग आएगी, 0 पॉइंट समथिंग 1 में से माइनस होगा तो पॉजिटिव आएगी, ये असल बात है। ये अंदर वाला आंसर, ये 1 बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है, तो इसलिए पॉजिटिव आना है, तो पॉजिटिव से ये ज़रब हो गया पॉजिटिव। ये असल में हल करने की ज़रूरत नहीं है, एक आइडिया हो जाए कि ये क्या बनता है, आप हल करके भी दे सकते हैं उसको, कि अल्टीमेट एक सिंगल आंसर दे दें कि देखें जी ये पॉजिटिव आया, तो बहरहाल ये सारा पॉजिटिव है, तो हम कह देंगे ये ग्रेटर दैन 0 है, तो मतलब कि फंक्शन जो है इस इंटरवल के अंदर इंक्रीजिंग हो रहा है। अब दूसरा इंटरवल 90 से 270 यानी कि पाई 180 को ले लें, उसके अंदर पाई की वैल्यूज़ लगाएं, तो देखें -1 और ये 0 हो जाएगा, -1 1 ज़ार -1, तो नेगेटिव आ रही है, तो इस इंटरवल के अंदर फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग शो हो जाएगा। और इसी तरह से ये थर्ड वाला जो पार्ट है वो हम कर लेते हैं, और यहाँ से फिर वही वैल्यू 300 वाली वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, 300 को यानी 5π/3 को पुट कराएं, 300 डायरेक्ट लिख लें और उसकी वैल्यू करके देखें, तो ये वाला पार्ट माइनस में आता है, तो देखें 2 माइनसेस मिलके प्लस हो जाना है, तो माइनस जब वैसे ही ख़त्म हो गया
तो फिर माइनस का आने का चांस ही नहीं है, ये अल्टीमेट आंसर सारा पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव का मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो इस तरह से देखें, बड़े आराम से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें क्लैरिटी हो जाती हैं, हम कर सकते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ कह रहा है जी यूजिंग द सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब यहाँ तक तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव तक ही रहे थे ना, सिर्फ हमने ग्राफ को आइडिया लिया था फंक्शन का कि वो इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है। अब जब सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो इसमें मैक्सिमम मिनिमा आने शुरू हो जाएंगे। सो कहता है यूजिंग द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फाइंड लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। वही मैक्सिमम मिनिमा वो हमने फाइंड करना है। ये ज़्यादा आसान भी हो जाता है, जल्दी जल्दी काम हो जाता है, ईजी है। सो हमारे पास फंक्शन मौजूद है, फंक्शन को आप लिखें, सोल्यूशन स्टार्ट करने लगे हैं। फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें। 8 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। ये पावर 2 2s are 4, ठीक है, जैसे पावर रूल लगाते हैं, और पावर में से एक माइनस, -4x। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखें, -4x इज इक्वल टू 0, तो दैट मीन्स के x इज इक्वल टू 0। -4 ने उधर जाके 0 के साथ ख़त्म हो जाना है। अब स्टेशनरी वैल्यू आपके पास आ रही है x इज इक्वल टू 0, और उसने कोई और लिमिट्स वगैरह नहीं दी, तो हमने जस्ट इसी वैल्यू पे चेक कर लेना है, सवाल और ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब देखें फर्स्ट डेरिवेटिव तो आ गया हुआ है ना, ठीक है, और वहाँ से आपने स्टेशनरी वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब आपने सेकंड डेरिवेटिव लेना है। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आया था, -4x, अभी हमने किया। जब आप उसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो -4 आएगा। x का डेरिवेटिव 1 हो गया, 4 1s are 4, तो -4 आ गया। अब वही बात है, सेकंड डेरिवेटिव का भी साइन देखना होता है। मैंने थ्योरी में आपको बताया, सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि उस क्रिटिकल पॉइंट के बाद, स्टेशनरी पॉइंट के बाद फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज तभी करता है जब वो हाईएस्ट पे पहुंच के नीचे की तरफ आता है, मैक्सिमा, ठीक है। वही बात कि नेगेटिव से जाहिर है कि वो हमने पढ़ा था ना कि उसका जो फेस है वो सैड फेस बनेगा, तो सैड फेस में उसकी जो कोहान है वो ऊपर की तरफ बनती है। तो बहरहाल माइनस पे आपने क्या दिखाना है कि वहाँ पे वो मैक्सिमम वैल्यू है जब सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है, लेस देन 0 आता है। मैक्सिमम है, फंक्शन इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 2, और फंक्शन की वैल्यू कितनी है, यानी मैक्सिमम तो है, ज़्यादा से ज़्यादा है, बट कितना है। तो जो हमारे फर्स्ट डेरिवेटिव से स्टेशनरी पॉइंट हमने निकाला था 0, उसको फंक्शन में पुट कराएं। तो देखें हमने फंक्शन में पुट कराया, ठीक है, 0 0 लगाया, तो उसकी वैल्यू फंक्शन की 8 आ गई। यानी जब फंक्शन को ग्राफ किया जाता है तो फंक्शन ज़्यादा से ज़्यादा 8 हाइट तक जाता है, फिर नीचे चला जाता है, ये उसकी मैक्सिमम हाइट है। इसी का सेकंड पार्ट है, हमारे पास फंक्शन मौजूद है, फर्स्ट डेरिवेटिव हम लेंगे, जाहिर है ये 2x और इसका 1 आ जाना है। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर, 2x - 1 को 0 के बराबर रखा, -1 उधर गया +1, 2 ने जाके उसको डिवाइड कराना है। देखें इस तरह से नोट्स भी बन जाते हैं, अच्छी चीज़ हो जाती है। तो x की वैल्यू आ गई 1/2। अब आपने ज़ाहिर सेकंड डेरिवेटिव लेना है, तो सेकंड डेरिवेटिव इसका लेना है, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद ही सेकंड डेरिवेटिव होता है ना, तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे x का 1 हो जाएगा, 2 1s are 2, तो सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास +2 आ जाएगा। अब +2 आ गया, पॉजिटिव है, तो हम लिखेंगे कि फंक्शन इज मिनिमम, पॉजिटिव पे मिनिमम होता है एट x इज इक्वल टू 1/2। साथ बताना होता है कहाँ पर, ठीक है, ये जो वैल्यू आई है स्टेशनरी वैल्यू, ये साथ मेंशन करनी है कि इस वैल्यू x की इस वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो मिनिमम है, कम से कम है, ठीक है। और फंक्शन की एक्चुअल वो जो मिनिमम वैल्यू कितनी है, तो ये जो x की वैल्यू ये आई है, इसको फंक्शन के अंदर हम पुट करा देते हैं। सो देखें हम इसको लिखेंगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड करने लगे हैं, तो फंक्शन को सामने रख के उसमें ये जो x की वैल्यू 1/2 है, जहाँ जहाँ x है वो लगा ली, और ये सारे का सारा ना एक ही स्टेप में कैलकुलेटर में आप लिख सकते हैं, वरना तो फिर ये है कि आपको ज़वाफ़िकल एलसीएम्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ, बड़ा इजी काम है, ठीक है। जिनको आता है वो तो ठीक है, जिनको नहीं आता वो एक दफ़ा ज़रूर देख लें कि हमने इसको ऐसे शो कराना है ना। देखें ऑन कर लेते हैं, देखें ये क्या है, ब्रैकेट के अंदर है, तो पहले आप ब्रैकेट लगा लें, उसके अंदर चूँकि बटा है, बटे वाले फंक्शन को दबाएं, ऊपर 1 है, ओवर में 2 है, ठीक है, इसको इधर लाएं, ब्रैकेट क्लोज करें, इसके ऊपर चूँकि स्क्वायर है तो ये वाला पार्ट बनाएं, उसके ऊपर 2 लिखें, ऐसे देखें वो स्क्वायर बन जाता है। माइनस फिर आगे 1/2 है, फिर इसको सॉरी वो पावर में चला गया, नीचे लेके आते हैं उसको ऐसे देखें, इस तरह से करके कर्सर आगे ले आना है, ठीक है। अब यहाँ लिखना है माइनस, फिर आपने ये ओवर बनाना है, फिर 1 और फिर ओवर में 2 लगाना है, ठीक है, फिर उसको आगे ले जाएं, फिर -2। ये देखें सारी चीज़ें एक ही दफ़ा में लिखी जाती है, और इक्वल टू दबाएं, देखें -9/4 उसने वैल्यू दे भी दी। तो कैलकुलेटर जो है काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें आपको इकट्ठी कैलकुलेशनें करके दे सकता है। तो ये इसका आंसर आ गया। अब चले देखें थर्ड वाले पार्ट को देखें।
थर्ड वाले पार्ट के अंदर भी फंक्शन है हमारे पास, हमने उसका डेरिवेटिव लेना है। तो ज़ाहिर 4 पावर वाला है तो 4 पावर पीछे उसमें से एक करेंगे कम तो 3 हो जाएगी, ये भी पावर पीछे आएगी, 8 2 16, 2 में से एक कम की 1 रह गई, वो तो वैसे ही कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ये आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखना है तो ये चीज़ 0 के बराबर आ गई। अब यहाँ से चूँकि फैक्टर आउट करके और x की वैल्यूज़ लेनी है तो आप देखें 4 और x कॉमन आप ले सकते हैं, तो यहाँ पे x का स्क्वायर रह गया, x चला गया 4 4 बार 16 तो 4 आ गया। अब 4x को लहदा 0 के बराबर रख लें, इसको लहदा से 0 के बराबर, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू 0 आनी है क्योंकि 4 0 हो जाएगा, और यहाँ -4 है उधर जाके पॉजिटिव, जब उसका आप स्क्वायर रूट लेंगे तो +-2 जो है इसका आंसर। अब देखें 3 वैल्यूज़ आ रही हैं, 0 +2 एंड -2, तो इन तीनों वैल्यूज़ पे हमें देखना पड़ेगा कि हमारा सेकंड डेरिवेटिव कैसे बिहेव करता है। तो हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव था उसको सामने रख लेंगे कि लो जी ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसका अगला डेरिवेटिव करने लगे हैं। तो 4 3 बार 12x², इसका 1 हो जाएगा 16। अब ये सेकंड डेरिवेटिव है। अब यहाँ डायरेक्टली हमें उसका साइन नहीं पता चल रहा क्योंकि उसमें वेरिएबल आ गया, तो इस वेरिएबल की वैल्यू लगाएंगे तो पता चलेगा। तो वो तीनों वैल्यूज़ हैं हमारे पास स्टेशनरी वैल्यूज़। तो पहले हम x = 0 पे चेक करेंगे, यहाँ x की जगह आप 0 लगाएं तो देखें आंसर आ रहा है -16, नेगेटिव वैल्यू आ गई। तो नेगेटिव क्या बता रही है कि उसकी वैल्यू जो है फिर मैक्सिमम है फंक्शन की। तो फंक्शन इज़ लोकल मैक्सिमम, लोकल का वर्ड लगाएं क्योंकि इसमें और वैल्यूज़ भी हैं। तो लोकल मैक्सिमम, ठीक है, वो फंक्शन होगा और वो कितनी वैल्यू होगी वो ज़ाहिर है ये जो 0 है उसको हमने ओरिजिनल फंक्शन में पुट कराना है। तो ओरिजिनल फंक्शन में पुट करा रहे हैं तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 वैल्यू आई है। अब x = 2 पे भी चेक करना है, अगेन सेकेंड डेरिवेटिव के अंदर वहाँ पे x की जगह 2 लगाएं, देखें उसका आंसर पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव आने का मतलब कि वो मिनिमम है, फंक्शन इज़ लोकल मिनिमम। और वो कितना मिनिमम है, x की वैल्यू 2 लगाएं, जहाँ जहाँ पे x है फंक्शन के अंदर पुट करानी है वैल्यू, और वो देखें -14 आती है, माइनस में 14, तो छोटी वैल्यू आई ना, तो मिनिमम है, ये लोकल मिनिमम बनता है। और फिर तीसरी वैल्यू x = -2, अगेन सेकंड डेरिवेटिव में पुट कराएं, ये फिर पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आने का मतलब कि ये लोकल मिनिमम है। और फिर ये जो -2 की वैल्यू है फंक्शन में पुट कराएं तो उसकी वैल्यू -14 आती है। वो पहले भी मिनिमम -14 आई थी, ये भी -14 आ रही है, तो इसलिए ये लोकल वाले हैं, ठीक है। वो एक वैल्यू सबसे कम हो तो फिर वो ग्लोबल हो जाती है। तो इस तरह से ये थर्ड पार्ट भी हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है जी, f(x) = x + 2 का होल स्क्वायर है और साथ x - 3 है। पहले तो ये है कि इसको थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि ऐसे डायरेक्टली डेरिवेटिव मुश्किल आएगी क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव पे भी जाना होता है। तो हम ये करते हैं कि इसका होल स्क्वायर ऊपर बना हुआ है ना, तो होल स्क्वायर ले लेते हैं। तो वही a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, 2ab, वो फार्मूला लगा के साथ ये x - 3, x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 2 = 4x, ये चीज़ आ गई। और अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, x² और x का क्यूब, x² 3 के पास गया, 3x², इसी तरह 4 एंड सो ऑन, जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं वैसे लिखें और इनको सिंप्लीफाई कर लें। x³ है, x² देखें ये दोनों हैं, 4 में से 3 1, ठीक है। इस तरह से करके ये सिंप्लीफाइड फॉर्म देखें ये आ जाती है। अब इस फंक्शन को लेके बाकी अगले काम हम करते हैं। तो पहला काम क्या है कि हमें इसका डेरिवेटिव लेना है। सो 3x², साथ ये 2x और साथ ये -8, तो ये इसका डेरिवेटिव बन जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखेंगे, ये सारा 0 के बराबर आ जाएगा। फिर हमने इसको ज़ाहिर फैक्टर आउट करना है ताकि हमें x की वैल्यूज़ मिल सकें। तो देखें हमारे पास ये फंक्शन मौजूद है, 3 8 = 24 होता है। तो 24 कैसे आ सकता है, 6 4 बार, ज़ाहिर 24 हो सकता है। और 6 को पॉजिटिव कर लें, इसको माइनस कर लें ताकि पॉजिटिव का 2 जो है वो वापस आ सके। जैसे फैक्टर बनाते हैं, फिर कॉमन लें, ठीक है, कॉमन ले रहे हैं हम, और x + 2 और ये जो देखें 3x - 4 हमारे पास 2 फैक्टर्स आ गए, उनको लहदा 0 के बराबर रख लें। तो x की वैल्यूज़ देखें 2 हमारे पास ये आ गई। अब 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, दोनों पे हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा सेकंड डेरिवेटिव कैसे बिहेव करता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो ये वाली वैल्यू थी, इसका एक और डेरिवेटिव लें तो सेकंड हो जाएगा, 3 2 = 6 और ये 2x का ज़ाहिर 1 हो जाना है, तो 6x + 2। अब पहले हमारे पास पॉइंट है x = -2, वो हम पुट कराते हैं इस सेकंड डेरिवेटिव के अंदर। तो ये देखें उसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, जो कि ज़ाहिर है <0 है। तो नेगेटिव का मतलब होता है कि फंक्शन हमारा वहाँ पे लोकल मैक्सिमम है।
मैक्सिमम है किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू -2 पे, ठीक है। और वो जो मैक्सिमम फंक्शन है उसकी वैल्यू भी हम उसको दे सकते हैं। जो ओरिजिनल फंक्शन है, असल जो सवाल था, वहाँ पे जिधर जिधर x है वहाँ पे आपने -2 पुट करा देना है। तो ये देखें -2 + 2 वैसे ही 0 हो जाएगा, सारा पार्ट 0 हो जाएगा। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन की वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी आ रही है, 0 आ रही है। यानी x एक्सिस तक उसने रहना है, उससे ऊपर नहीं जाना, नीचे नीचे रहना है उसने। तो बहरहाल अब x की वैल्यू दूसरी 4/3 थी, उसमें भी सेकंड डेरिवेटिव में पुट कराएं। अब इसमें कोई माइनस वैल्यू नज़र ही नहीं आ रही, तो जब माइनस है ही नहीं है तो इसका अल्टीमेट आंसर पॉजिटिव ही आना है। तो पॉजिटिव का मतलब क्या होगा कि फंक्शन लोकल मिनिमम है एट x इज इक्वल टू 4/3 और उसकी वैल्यू क्या आई है, अगेन फंक्शन के अंदर पुट कराएं। अब ये फिर वही काम है, कैलकुलेटर के अंदर ये सारी चीज़ें आप खुद से एक दफ़ा लिखें, पहले ब्रैकेट लगा लें, बटे वाला चीज़ लिख के +2 उसका होल स्क्वायर, अभी मैंने आपको करके दिखाया, वरना ये है फिर एलसीएम्स लेने पड़ेंगे। तो इसका ओवरऑल आंसर -527 आता है। पॉइंट में भी आ सकता है, आप SD वाला बटन दबाएं, पॉइंट में आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, जैसे भी आंसर इसका बनाना है। तो इस तरह से ये 4th पार्ट हमारा हो गया। 5वें पार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे है x² -2x मल्टीप्लाई हो रहा है e⁻x से। अब चूंकि ये डिफरेंट फंक्शन है तो हम मल्टीप्लाई तो करवा नहीं सकते, इसको ऐसे ही रखते हैं और इसका डेरिवेटिव लेना शुरू कर लेते हैं। क्योंकि ये दो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा तो इसको u कह लें, इसको v कह लें, u × v फॉर्म। अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो डेरिवेटिव में ज़ाहिर आपको पता है प्रोडक्ट रूल लगना होता है, ठीक है। तो पहले हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, x² का ज़ाहिर है 2x हो जाएगा और 2x का ज़ाहिर है उसने -2 होना है क्योंकि इसका x का 1 हो जाना है। तो अंदर वाले का डेरिवेटिव ले लिया, बाहर वाली को एज इट इज़ रखा। अब बाहर वाली का डेरिवेटिव लेना है तो वो तो डेरिवेटिव वही रहता है ना जो है, e⁻x का तो चेंज कुछ नहीं होता, डेरिवेटिव वैसे ही रहेगा। और ये जो अंदर वाली चीज़ है वो एज ए कांस्टेंट आ गई उसके साथ, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब चूंकि देखें दोनों टर्म्स में e⁻x मौजूद है, उसको आपने कॉमन ले लेना है। अब कॉमन ले लिया तो अंदर 2x - 2 आ गया, इधर से ये दोनों आ गए। तो ये देखें थोड़ा सिंप्लीफाई होते हैं, 2x कट जाता है, ठीक है, वो पॉजिटिव है वो नेगेटिव है, x² -2 रह जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव को आपको पता है 0 के बराबर रखना है ताकि हम स्टेशनरी वैल्यूज फाइंड कर सकें। तो ये सारी टर्म = 0 हम इसको लिख लेंगे। तो ये देखें हमने उसको = 0 लिख लिया। अब वही बात है, आइदर और करते हैं भाई, आइदर दिस वन इज इक्वल टू 0 या दिस वन। अब e⁻x 0 नहीं हो सकता, ये हमने बड़ी दफ़ा इसकी थ्योरी पढ़ी है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी पढ़ी थी कि e की पावर में कुछ भी आप x की वैल्यूज़ लगाएंगे ना, ये कभी 0 नहीं होती। 0 क्या, वो माइनस में भी नहीं आती, ठीक है, नेगेटिव में जाती नहीं है, वो 0.0000 होता जाएगा लेकिन 0 कभी नहीं होगा। तो ये अंडरस्टूड होता है कि e⁻x कैन नेवर बी 0। तो फिर ये अगर 0 नहीं है तो फिर इसको 0 के बराबर रख लेते हैं। तो उसको 0 के बराबर रख के -2 उधर ले जाएं, +2 स्क्वायर रूट करें तो +-2 का स्क्वायर रूट। तो दो वैल्यूज़ हमें मिल गई, प्लस का 2 स्क्वायर रूट, माइनस का 2 स्क्वायर रूट। अब वही बात कि जी फर्स्ट डेरिवेटिव है हमारे पास, अब हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव चाहिए। तो सेकंड डेरिवेटिव फिर दोबारा से हमें प्रोडक्ट रूल जो है वो लगा लेना चाहिए। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे कि जी e⁻x को एज इट इज़ रखा, अंदर वाले का डेरिवेटिव, तो ज़ाहिर ये 2x आना है, इसने तो 0 हो जाना है ना, तो 2x आ गया। और एक दफ़ा अंदर वाली चीज़ को एज इट इज़ रखा और e⁻x का डेरिवेटिव वो ज़ाहिर है वही होता है, ऐसे लिख देंगे। अब दोनों में फिर e⁻x को कॉमन ले लें तो ये 2x भी आएगा, x² भी आएगा, -2 भी आएगा, ज़रा सीधा करके लिख लेते हैं। अब ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब यहाँ पे हमें वैल्यूज़ पुट करानी है, पहले ये वाली वैल्यू पुट कराते हैं। चलो जी, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे पुट करा दें। अब देखें ये बाहर वाली चीज़ तो पॉजिटिव है, ठीक है, अंदर वाली को चेक कराना है। अब देखें स्क्वायर लेंगे ना, स्क्वायर रूट कट जाएगा, 2 आ जाएगा, ये वाला 2 और ये 2 आपस में कैंसिल आउट, तो ये टर्म रह गई पॉजिटिव। पॉजिटिव टर्म से ज़रब होगी, पॉजिटिव ही आएगी। तो ये क्या आ गया, >0 आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो जब पॉजिटिव आए तो फिर क्या होता है, फंक्शन जो हमारा क्या होगा, वहाँ पे मिनिमम होगा। और कितना मिनिमम होगा, ओरिजिनल फंक्शन में ये जो 2 का स्क्वायर रूट है वो पुट करा लें। अब 2 का स्क्वायर रूट जहाँ जहाँ x था वहाँ पे लगा दिया। अब इसको क्या हल करें, क्योंकि एक तो ये होता है e की पावर में जो नंबर आता है वो पॉइंट में आंसर ले लें, अंदर से हल करवाएं, कैलकुलेटर में करके एक सिंगल आंसर ले लें। लेकिन ज़्यादा अच्छा ये होता है कि आप जो है 2 के स्क्वायर रूट कट गया, यहाँ पे हाली 2 आ गया, तो 2 माइनस दिस वन इंटू दिस वन, वो हमें देखें इसको लिखेंगे। और जब देखें इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो ये 2 आप कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लें और अंदर यहाँ 1 रह गया, यहाँ ये रह गया। तो ऐसे भी लिख सकते हैं,
या सिंगल आंसर पॉइंट में इशारे में लिख लें। तो बेहतर यही है कि इस आंसर को ऐसे ही रहने दें। इसी तरह से जो दूसरा पार्ट है कि जी -2 का स्क्वायर रूट, उसको भी सेकंड डेरिवेटिव में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे लगाएं। अब देखें e की पावर ये माइनस में है, तो माइनस में उसको पॉजिटिव करने के लिए ओवर में ले जाएं। यहाँ से वही स्क्वायर ने इस माइनस को तो ख़त्म कर देना है, स्क्वायर रूट भी कट जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ से ये माइनस बाहर आ जाएगा और फिर वही बात कि ये वाला 2 और ये वाला 2 कटेगा तो ये रह जाएगा। अब ये माइनस में है और इसने इसके साथ टर्म में मल्टीप्लाई होना है, तो अल्टीमेटली माइनस में आंसर आएगा, तो यानी कि लेस देन 0 आ जाएगा। तो ये लोकल मैक्सिमम हो गया। अब उसके लिए वही बात है, ओरिजिनल वैल्यू चेक करनी है, तो जो ओरिजिनल फंक्शन है उसमें जहाँ जहाँ x की वैल्यू आती है वहाँ पे हमारा ये जो -2 का स्क्वायर रूट है वो हम पुट करा देंगे। ठीक है, ओरिजिनल फंक्शन को ज़हन में रखना है, ये ओरिजिनल फंक्शन है x² -2x और e की पावर x। तो ये 3 जगह पे, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर रूट, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर रूट, इधर भी 2 का स्क्वायर रूट, ठीक है, माइनस के साथ, वो सारा हमने ऐसे करके लगा लेना है। फिर इसको कैलकुलेशन करें, माइनस खत्म हो जाएगा, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, 2 आ गया, ये 2 माइनसेस मिलके प्लस हो गए, इसका चूँकि नेगेटिव है उसको ओवर में ले जाएं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देना होता है, और इनमें से भी 2 कॉमन ले लें। तो इस तरह से करके देखें, अल्टीमेट अब ये शक्ल बना लें। ठीक है, इसको कैलकुलेट अगर कैलकुलेटर पर करें तो 1.17 आती है, वो मैंने करके देखा है। तो आप उस तरह से आंसर दे दें या ऐसे रहने दें, एक ही बात है। तो ये हमारा पार्ट ये वाला भी हो गया। लो जी, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कम्प्लीटली हो गया सॉल्व, उसके सारे पार्ट हमने कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं कि यहाँ पे हमें वो क्या पूछ रहा है। डिस्कस द ग्लोबल एक्सट्रीमा। अब ये ग्लोबल वाले सवाल है, ग्लोबल वाले सवाल भी मैंने थ्योरी में हल्का सा हिंट दिया था, बड़ा इजी काम है। ग्लोबल एक्सट्रीमा ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ओवर स्पेसिफाइड डोमेन। ज़ाहिर साथ उसने डोमेन भी बताई हुई है, उसके अंदर रहते हुए हमने चेक करना है कि किस पॉइंट के ऊपर जो है उसका मैक्सिमम आती है या मिनिमम आती है। तो काम वही है ऑलमोस्ट सारा। फंक्शन मौजूद है sin ऑफ x प्लस cos ऑफ x। हमने क्या करना है, जब सवाल स्टार्ट करना है तो फंक्शन को लिखना है और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेना है। साइन का डेरिवेटिव cos, cos का माइनस साइन, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। फर्स्ट डेरिवेटिव को लेट करें 0 के बराबर, तो cos ऑफ x माइनस साइन ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब इक्वल टू 0 है तो देखें ये साइन माइनस का, इसको उधर ले जाएं, पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ देखें, अज्यूम करें कि cos ऑफ x के साथ में यहाँ पे 1 है, 1 के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो तो वही रहती है ना, तो वो ऐसे भी ओके है, आप 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ से जब cos उठा के उधर लेके जाएंगे तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके उसने डिवाइड में आ जाना है। साइन ओवर cos, और साइन ओवर cos किसके बराबर होता है, tan के बराबर होता है। तो tan ऑफ x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे हम पहुँच गए। अब यहाँ से आप x फाइंड कर सकते हैं, tan को उठाएं उधर ले जाएं, tan इनवर्स हो जाएगा। अब tan इनवर्स 1 यानी tan के किस एंगल के ऊपर tan की वैल्यू 1 आती है, तो वो 45 डिग्री के ऊपर होती है। तो 45 डिग्री π/4 वो आंसर आ गया। लेकिन जैसे पिछले सवालों में करते थे कि चूंकि ये 0 से लेकर 2π तक है तो इसकी एक और वैल्यू आनी है, 180 इसमें ऐड कर लें। ये जो कितना 45 डिग्री है 45, उसमें 180 को जमा करें तो बन जाता है 225। तो 225 को हम 5π/4 भी लिख सकते हैं। तो पाई की शक्ल में जा रहे, ये 2 आंसर्स हमने लिख लिए। ये मैंने लिख भी दिया साथ कि ये 45 है, ये 225 है। अब वही बात, 0 से 360 तक जाना है तो एक इंटरवल हमारा 0 से 45 बनेगा, दूसरा हमारा 45 से 225 और तीसरा हमारा 225 से लेके 360। तो ये 3 इंटरवल्स हमें दोबारा से मिल जाएंगे। लेकिन अब देखिए यहाँ इंटरवल्स नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें वो लोकल वाला फाइंड नहीं करना, हमें उसका ग्लोबल फाइंड करना है। तो ग्लोबल के लिए इंटरवल्स की ज़रूरत नहीं होती, जैसे पीछे हम इंटरवल्स बनाते थे, क्योंकि वहाँ पे जस्ट वो हमने फंक्शन का देखना होता था इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है, तो उसके लिए जस्ट ये नंबर्स जो 4 आ गए हैं ना, इन चारों नंबर्स को हमने चेक करना है। तो हमारे पास 4 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, 2 पहले से हैं जिनको एंड पॉइंट कहते हैं, 0 से लेके 0 और साथ कितना है 360 डिग्री। ठीक है, तो वो उनको हम एंड पॉइंट कहते हैं। एंड पॉइंट के ऊपर भी हम चेक कर लेते हैं। तो जो ओरिजिनल फंक्शन है उसमें इन वैल्यूज को हमने पुट कराना है, क्योंकि देखिए फंक्शन का ग्राफ बन रहा होता है ना, तो फंक्शन कहाँ पे हाईएस्ट पीक पे जा रहा है, कहाँ पे लोएस्ट पे जा रहा है, डेप्थ पे जा रहा है, तो वो फंक्शन बताएगा। तो ये जो चारों हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आए हैं वो हमने फंक्शन में पुट कराने हैं। तो फंक्शन हमारा ये वाला f ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x। यहाँ पे हम सबसे पहले 0 पुट कराएंगे, एंड पॉइंट का 0। तो 0 पुट कराया, 0 0 साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो इसका आंसर 1 आ गया।
ठीक है, ये एक वैल्यू आ गई। 2 पाई जो है ज़रा उसका जो एंड पॉइंट दूसरा था दूसरी तरफ वाला 360 डिग्री, उसको आप देखें तो साइन 360 कैलकुलेटर पर चेक कर लें कॉस, तो वो भी वही वैल्यू, क्योंकि 360 के बाद उसने वही वैल्यू दोबारा से आ जानी होती है, तो ये भी 1 आ जाएगा। तो एंड पॉइंट्स के ऊपर 1 1 वैल्यू है। अब वो जो दूसरे क्रिटिकल पॉइंट हमने निकाले हैं, एक 45 डिग्री और एक 225 वाला, उनके ऊपर भी हमने फंक्शन को चेक कर लेना है। तो आप 45 को पहले लगाएं। अब पता है साइन 45 1/2 का स्क्वायर रूट होता है, तो ये दोनों ऐड होकर 2 का स्क्वायर रूट आता है और 2 की स्क्वायर रूट की वैल्यू 1.41 आती है। तो उस 1 से ये बड़ी वैल्यू आ गई है, तो ये उसका मैक्सिमा हो सकता है। अभी दूसरी वैल्यू को भी लगाएं, 5π/4 लगाएं, यानी कि 225 डिग्री, डायरेक्ट आप 225 लिख लें और उसकी वैल्यू लगाएं तो वो माइनस में दोनों आ जाएंगे, लेकिन वही आएंगे ऊपर वाले 1/2 का स्क्वायर रूट, तो ये माइनस में 1.41 आ जाएगा फिर। ठीक है, अब ये देखें, ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू थी 1 1 की, ठीक है, लेकिन 1.41 उससे भी बड़ी वैल्यू है, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 1.41, तो ये इसका क्या होगा ग्लोबल मैक्सिमम। तो हम लिखेंगे ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 2 का स्क्वायर रूट है, यानी कि 1.41 है, और किस पॉइंट पे है, x = π/4 पे है, तो ये हमने उसको ग्लोबल मैक्सिमम फाइंड कर दिया। इसी तरह से ग्लोबल मिनिमम, यानी इन चारों वैल्यूज़ में, चारों का में से ग्लोबल बन रहा है, ठीक है, तो उनमें सबसे छोटी वैल्यू ये वाली है -1.41, तो हम कहेंगे ग्लोबल मिनिमम वैल्यू जो है -2 का स्क्वायर रूट है, यानी कि दिस वन है, और किस पॉइंट पे है, x = 5π/4 यानी कि 225 डिग्री पे है। तो इनको हम कहते हैं ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम। तो ये काम है इसके अंदर। इसका सेकंड पार्ट भी है हमारे पास। सेकंड पार्ट में f(x) = x⁴/3 है, सिंपल छोटा सा सवाल है, और साथ उसने लिमिट बता दी है -1 से 8, और फिर वही बात कि ये ब्रैकेट ये वाली लगाने का मतलब होता है कि ये दोनोों इंक्लूडेड है, इनको भी यूज़ करना है, इन एंड पॉइंटों को भी यूज़ करेंगे। तो पहला डेरिवेटिव लें, पावर पीछे आई, पावर में से 1 माइनस किया, वो 1/3 हो गई। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखना है, ये वही स्टेप्स हैं, 0 के बराबर रखा, ये कांस्टेंट्स हैं, 0 के साथ जाके ख़त्म हो जाएंगे, पावर भी 0 की वजह से ख़त्म हो जाएगी, x की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो अब यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, 2 एंड पॉइंट्स हैं, -1 और 8 वाला जो उसने शुरू में दिया हुआ है, और एक हमने ये स्टेशनरी पॉइंट निकाल लिया 0 वाला। तो तीनों वैल्यूज़ को हमने अगेन ओरिजिनल सवाल में पुट करना है, ओरिजिनल फंक्शन में वैल्यूज़ लगानी है। पहले ये 0 ही लगा लेते हैं ओरिजिनल फंक्शन में। वो ओरिजिनल फंक्शन क्या है, x⁴/3, तो x की जगह 0 लगाया, ऊपर 4/3, 0 की पावर जो मर्जी करें उसमें 0 ही रहना है, तो 0 वैल्यू आ गई। अब एंड पॉइंट एक हमारा था -1, अब -1 लगाएं उसके अंदर, -1 की 4/3 पावर करें, ये भी कैलकुलेटर में करके देखें, +1 आएगा आपके पास, तो +1 वैल्यू आ गई। और इसी तरह से अब आपने 8 को लगा के देखना है, 8 की पावर 4/3, ये भी आप कैलकुलेटर में सॉल्व करवाएं, वरना अगेन 8 जो है वो 2 की पावर 3 होता है, ऊपर 4/3 है, ये 3 कट जाता है, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। ये ज़ुबानी आप कर सकते हैं। अब देखें 3 वैल्यूज़ आ रही हैं, एक 16 आई है, एक 1 आई है, एक 0 आई है, तो सबसे बड़ी क्या है 16, सबसे छोटी क्या है 0, तो हम उसको कह सकते हैं कि ग्लोबल जो मैक्सिमम है वो 16 है, किस पॉइंट पे, x = 8 पे, और ग्लोबल मिनिमम यानी इसी के अंदर जो कम से कम वैल्यू आई है वो 0 आई है, और वो किस पे वैल्यू पे है, x = 0 पे है। तो इस तरह से ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या है, फाइंड द ग्लोबल एंड लोकल। अब दोनों को मिक्स कर रहा है, लोकल वाला भी करना है, ग्लोबल वाला भी करना है, इंशाल्लाह हो जाएगा। एक्सट्रीमा ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ओवर द स्पेसिफिक डोमेन, डोमेन भी साथ उसने बता दी, इंटरवल वगैरह जो भी है, -1 से 2 तक, और ये दोनों इंक्लूडेड हैं। अब शुरू वाला काम तो वही होता है, स्टेशनरी वैल्यूज़, क्रिटिकल वैल्यूज़ वो हमने निकालनी होती हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लें, ज़ाहिर है ये तो 0 हो जाएगा, और ये 2 शुरू में -2x, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 को बराबर रखें, आपको ज़ाहिर है x की वैल्यू 0 मिल जाती है। तो ये स्टेशनरी पॉइंट आ गया। अब आगे चलते हैं, अब वही बात के फंक्शन को उसके एंड पॉइंट पे और क्रिटिकल पॉइंट पे, जैसे पिछले सवाल में किया था, क्योंकि ग्लोबल का भी तो करना है ना। देखें ग्लोबल वाला काम भी करना है और लोकल का, जब भी लोकल वाला करना होगा हमें सेकेंड डेरिवेटिव पे जाना है, ठीक है। जब ग्लोबल करना है तो फर्स्ट डेरिवेटिव से जो पॉइंट्स आए हैं उन पॉइंटों को बस फंक्शन में पुट करा देना है, यानी ग्लोबल वाले में हमें सेकंड डेरिवेटिव पे नहीं जाना होता, ठीक है। तो ग्लोबल वाले के लिए जो पॉइंट्स आ गए हैं उन पॉइंटों को फंक्शन में पुट कराएंगे। पहले -1 वो जो एंड पॉइंट है उसका, उसने जो लिमिट दी हुई है, तो -1 पुट कराएं। देखें -1 पुट कराने से उसकी वैल्यू आ गई है 3,
ठीक है, फिर 2 पुट कराना है, दूसरा एंड पॉइंट उसका 2 है, 2 पुट कराएंगे, 2 पुट करा के देखें उसकी वैल्यू 0 आ जाती है, और जो स्टेशनरी पॉइंट हमने 0 फाइंड किया था वो पुट कराएं तो वैल्यू 4 आ जाती है। तो यहाँ से हमें मिल गया कि ग्लोबल मिनिमम जो है ये 0 आ रहा है x = 2 पे, और ग्लोबल मैक्सिमम जो है वो 4 आ रहा है, और कहाँ पे आ रहा है x = 0 पे। तो वो हम उसको ऐसे करके लिख देंगे। अब यहाँ तक एक पार्ट हो गया, ग्लोबल वाला तब वहां तक उसने हो गया। अब लोकल की तरफ जाना है, तो लोकल के लिए वही बात है कि वो जो इंटरवल्स हैं वो हमें बताएंगे। तो इंटरवल्स पे आ जाएं ज़रा, क्योंकि देखें वैल्यूज़ क्या थी हमारे पास, दोबारा उसको देख लें। ये वैल्यूज़ थी उसकी एंड पॉइंट की -1 से 2 तक, और जो हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू आई थी वो 0 आई थी। तो हमारे पास जो इंटरवल बनेगा, एक तो वो कि जी -1 से 0 तक वाला एक ये बनना है, और दूसरा हमारा 0 से लेके 2 तक वाला बनना है। ठीक है, तो ये 2 इंटरवल्स बनेंगे। इन इंटरवल्स पे हमने उसको चेक करना है। सो देखें, पहला जो हमारा इंटरवल है -1 से 0, और इसकी भी ब्रैकेट्स देखें उसी तरह से, क्योंकि -1 इंक्लूडेड है, 0 तो हमने स्टेशनरी वैल्यू अपनी फाइंड की है ना। तो जैसे पिछले पार्ट में मैंने बताया था कि वो इंक्लूडेड नहीं होता, उसको इंक्लूड कर लेंगे तो उस पर तो डेरिवेटिव 0 होता है। तो इसलिए उसकी जो ब्रैकेट है वो इस तरह से करके छोटी ब्रैकेट लगाई जाती है, और ये इंक्लूडेड होता है। अब इस पे देखना है कि हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो क्या बिहेव कर रहा है, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि वो मैक्सिमम मिनिमा की तरफ जाता है कि नहीं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आई हुई थी, -2x था। तो x की जगह पे आप, अब ज़ाहिर है ये -1 इंक्लूडेड है, तो -1 आप उसकी x की जगह पे लगा सकते हैं। तो 2 माइनसेस के प्लस हो जाएंगे, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आती है। मतलब कि इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है, इंक्रीज कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। अब जो अगला इंटरवल है उस पर हम चेक करते हैं। अगला इंटरवल 0 से 2 तक था, इसमें 2 को भी इंक्लूडेड है, लेकिन 1 भी आ रहा है दरमियान में, तो 1 भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो 1 लगाएं तो देखें उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है। अब नेगेटिव का मतलब क्या है कि फंक्शन यहाँ पे डिक्रीजिंग है। पहले क्या था, अभी हमने पहले इंटरवल में देखा वो इंक्रीजिंग था, अब डिक्रीजिंग है। तो जब इंक्रीजिंग होता हुआ फिर डिक्रीज हो, तो फिर ज़ाहिर है ये वही केस है मैक्सिमम वाला, कि पहले ऐसे बढ़ रहा था फिर नीचे की तरफ जा रहा है, तो हिल की तरफ से हो के आ रहा है ना, तो ये इंक्रीजिंग होगा, यानी ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो हम लिखेंगे कि सिंस डेरिवेटिव स्विचेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, सो एट x = 0, यानी कि वही जो हमारी स्टेशनरी वैल्यू थी वहाँ पे क्या है कि वो लोकल मैक्सिमम है, मैक्सिमम है। ठीक है, और उसकी वैल्यू ज़ाहिर है कि वो 4 है, पीछे हमने कैलकुलेट भी की, x = 0 पे फंक्शन 4 होता है। तो इस तरह से देखें, हमने उसको लोकल वाला भी बता दिया। तो ये इसी तरह से हमने इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी करना है। अब सेकंड पार्ट में देखें, कह रहा है जी फंक्शन है cos of x - sin of x, और उसकी अगेन साथ लिमिट मौजूद है 0 से 2 पाई, और अगेन 0 और 2 पाई दोनों इंक्लूडेड हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे -sin of x - cos of x, क्योंकि देखें cos का डेरिवेटिव माइनस साइन का cos होना है, लेकिन ज़ाहिर है कि वो माइनस पहले से मौजूद है। फिर हमने क्या करना है जी, फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने 0 के बराबर रखना है। ठीक है, तो ये सारा इसको 0 के बराबर रखेंगे, -sin of x - cos of x 0 के बराबर। अब अगेन वही बात है कि लेट्स सपोज साइन को उधर ले जाएं तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा, तो साइन पॉजिटिव = -cos of x। अब वही बात है कि जी इसको tan बनाना है, तो समझेंगे जी यहाँ पे 1 मौजूद है, 1 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो cos को इधर ले जाएं, उसके ओवर में ले आएँ, साइन ओवर cos, तो ज़ाहिर है उसने tan बन जाना है। तो tan of x = -1, और वही बात जब x फाइंड करना है तो tan उठ के उधर जाके इन्वर्स होगा, tan इन्वर्स -1। अब वो कहाँ पे आती है वैल्यू, वो देखें आती है 135 डिग्री पे। ठीक है, 135 डिग्री पे, और 135 में फिर जैसे मैंने कहा 180 ऐड कर लें तो 315 बन जाती है। तो 135 3π/4 होता है, ये 7π/4 है। अगेन पाइज में अगर समझ नहीं आती इतना ही रहने दें, 135 315, ठीक है, सीधा सीधा, क्योंकि इन्हीं को हमने चेक करना होता है। अब ये हमारे पास आ गई। अब वही बात है, पहले ग्लोबल के लिए काम कर लें। ग्लोबल के लिए ये 2 पॉइंट्स और जो 2 उसने लिमिट वाले पॉइंट दिए मैं शुरू वाले डोमेन के 0 और 2π, इन चारों पॉइंटों पे अपने ओरिजिनल फंक्शन को हमने चेक करना है। ठीक है, तो ओरिजिनल फंक्शन हमारा था cos - sin। ठीक है, तो उसमें पहले ज़ाहिर है हम 0 को पुट कराते हैं, 0 को पुट करा के 1 वैल्यू आती है। फिर 2π, ये हमने पहले किया हुआ है, 2π वाला 0 वाला, तो वो 1 वैल्यू पहले भी आई थी, अभी भी वही आ रही है। फिर 3π/4 यानी कि 135, तो उस 135 की वैल्यू लगा के देखें कि वही उस तरह की वैल्यूज़ ही बनती हैं। तो -2 का स्क्वायर रूट यानी -1.414, ये कैलकुलेटर में सारा किया करें।
ठीक है। इसी तरह से 7π/4 करेंगे, वो ये वैल्यू आती है, 2 माइनसेस प्लस हो जाते हैं, तो ये पॉजिटिव 1.41 आती है। अब अगेन देखें, ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्लोबल मैक्सिमम हो जाएगा। ये वाला हमारा ग्लोबल मिनिमम होना है, क्योंकि ये कम से कम वैल्यू है, साथ उनके पॉइंट्स भी मौजूद हैं। तो ये हम उसको लिख के बता देंगे कि ग्लोबल मैक्सिमम जो है वो ये +2 का स्क्वायर रूट आया, इस पॉइंट पे आया। ग्लोबल मिनिमम ये आया है और ये इस पॉइंट पे आ रहा है। अब ये देखें, चीज़ें सारी रिपीट हो रही हैं, तो ये आपको खुद करना है। आप जब शुरू में 1-2 सवाल कर लेते हैं तो वो आगे सारी वही रेपिटिशन ही हो रही है, ठीक है। अब लोकल के लिए फिर वही बात है, आपको इंटरवल्स बना लेने हैं। तो पहला इंटरवल, क्योंकि 0 से 2π तक था और 2 वैल्यूज़ आपने ये बीच में निकाली हुई थी, तो पहला 0 से 3π/4 यानी 135 डिग्री, 0 से 135, 135 से हमारा 315, 315 से आगे से 360, ठीक है। अगर मैं डिग्रीज़ में आपको बताऊं, ठीक है, आप डिग्रीज़ में लिख लें। अगर इस तरह इशू होता है डिग्रीज़ में लिख लें, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल ठीक होगा। तो जो पहला इंटरवल है उस पर चेक करें। अब ये 135 था ना, तो इनके 0 से 135 के दरमियान में हमारा वो 90 डिग्री आता है, तो आप 90 डिग्री को चेक कर सकते हैं। तो 90 डिग्री पे वैल्यू -1 आती है, ये 0 हो जाता है, sin 90 0 होता है, cos 90 1 होता है, तो -1 यानी डिक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है। जब अगला इंटरवल ले रहे हैं 135 से 315 के दरमियान वाला, तो उसमें कोई वैल्यू 180 की वैल्यू ले लें, 180 की वैल्यू लगा के देखें, वो पॉजिटिव आ रहा है। तो पहले डिक्रीजिंग था, अब इंक्रीजिंग हो गया। तो यानी इस इंटरवल के दरमियान वाली वैल्यू के अंदर पहले वो डिक्रीजिंग था, यानी नीचे को जा रहा था, फिर वो इंक्रीज हुआ है। तो ऐसे नीचे को जाके जब ऊपर जाना है तो ये मिनिमम बनेगा। इन दोनों के दरमियान मिनिमम का केस बन रहा है, ये भी हम आगे लिखते हैं, ठीक है। और इसके बाद जब तीसरे इंटरवल को चेक करते हैं, और उसमें आप ये 2π को भी यूज़ कर सकते हैं ना, क्योंकि वो भी इंक्लूडेड है, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री लगा के देखें, वो नेगेटिव आएगा, फिर डिक्रीजिंग, ठीक है। पहले डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग, ठीक है। अप्स एंड डाउन्स बन रहे हैं। तो देखें पहले वाला जो केस है, ठीक है, पहले डिक्रीजिंग था, फिर इंक्रीजिंग हुआ। किस में? इसमें देखें लिमिट आ रही है, ये 0 से 3π/4, 3π/4 यानी 3π/4 है इनके दरमियान में। तो 3π/4 के ऊपर हम बताएंगे कि फंक्शन जो है वो चेंज कर रहा है अपना साइन, फ्रॉम डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा है। दैट मीन फंक्शन इज लोकल मिनिमम, ठीक है, मिनिमम है, नीचे वाला पॉइंट है। और वो कितना पॉइंट है वो अभी हमने यहाँ पीछे कैलकुलेट भी कर लिया था कि 3π/4 के ऊपर -1.414 आती है, तो हम बता देंगे कि ये 2 का स्क्वायर रूट, और ये इस पॉइंट पे आता है। और ये जो इन दोनों का जो जंक्शन है दरमियान में, वो क्या है, वो ये 7π/4 है, यानी 315 डिग्री। तो हम 315 डिग्री के ऊपर हम कह देंगे, 315 वही 7π/4 जो है, उसके ऊपर हम बता देंगे कि फंक्शन जो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है, तो फिर वहाँ पे ये लोकल मैक्सिमम है, ठीक है। इस तरह से करके उसको बता देना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है मुकम्मल। अब 5 को देखें। 5 में कह रहा है प्रूव दैट कि ये जो फंक्शन है हमारा हैज़ लोकल मैक्सिमम, वो मैक्सिमम होगा किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। खुद ही बता दिया है, लेकिन ज़ाहिर है प्रोसेस वही है सारा। हमें वही फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, उसको 0 के बराबर रखना है, वहाँ से वैल्यू लेनी है, और चूंकि लोकल की बात हो रही है तो हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है उस पर इस्तेमाल कर लेंगे, पता चल जाएगा। तो ये काम है। अब चूंकि ये ओवर वाला फंक्शन है, ओवर में एक्स स्क्वायर है, तो ओवर वाले में आपको पता है u/v फॉर्म लगाते हैं, कोशिएंट रूल जिसको कहते हैं, तो वो हम इस पे लगाएंगे डेरिवेटिव करने के लिए। उसका बड़ा सिंपल सा रूल होता है कि नीचे वाला जो फंक्शन होता है उसको पहले ऊपर एज इट इज़ रखें, ऊपर वाले का पहले डेरिवेटिव लें, d/dx ऑफ जो भी ऊपर वाला है ln of 2x, फिर ऊपर वाले को एज इट इज़ रखें, माइनस का साइन दरमियान में, और फिर जो नीचे वाला फंक्शन था उसका डेरिवेटिव शो कराएं, ठीक है, इस तरह से। और जो नीचे टर्म होती है उसका स्क्वायर लिया जाता है। तो ये हमारा कोशेंट रूल है। तो एक्स स्क्वायर, अब चूंकि ये ln है, ln का आपको पता है उस सारी चीज़ को ओवर में 1 ओवर में लिखते हैं, और चूंकि ये 2x है तो 2x का फिर आगे डेरिवेटिव 2, ठीक है, x का 1 हो जाता है तो 2, ये 2 आ जाएगा उसके साथ। फिर ये ln of 2x पे आए, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ज़ाहिर है 2x होना है, और नीचे ये 2 और 2 पावर मिलके उसकी 4 पावर हो जाएगी। यहाँ से देखें 2 कटता है, एक x भी कट जाएगा, सिंपल x रह जाएगा इसके पास, वो आ गया। ये 2x चूँकि लैदा चीज़ है, उसको शुरू में रखा जा सकता है। बहरहाल तो ln of 2x साथ ये 2x और नीचे x की पावर 4। एक काम ये आप कर सकते हैं, इनमें से x कॉमन ले सकते हैं और इस 2 को शुरू में रख सकते हैं। x कॉमन लेके नीचे वाले से उसको डिवाइड करा देंगे। सो देखें हमने उसका x कॉमन लिया है और नीचे वाले से उसको डिवाइड करेंगे तो नीचे जा रहा है 4 से 3 पावर पे चला जाएगा और 1 - 2 ln of 2x रह जाएगा। तो ये थोड़ा हमने उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले लिया।
अब हमें पता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने 0 के बराबर रखना है, तो 0 के बराबर रखेंगे तो ये सारी टर्म इक्वल टू 0 लिखी जाएगी। अब नीचे वाली टर्म जाहिर है उधर ख़त्म करा सकते हैं उसको, 1 - 2 ln of 2x इज इक्वल टू 0 रह जाएगा। अब इसको सॉल्व करवाते हैं। एक तो ये अगेन ये माइनस है, अगर ये उठ के उधर जाए तो पॉजिटिव हो जाएगी, इक्वल टू +1, तो उसको हम ऐसे सीधा करके लिख लेते हैं। फिर 2 उधर ले जाएं, उसके ओवर में ले जाएं। अब ln को ख़त्म कराना हो तो ln का जो दुश्मन है, जो अपोजिट है, वो e होता है। तो दोनों तरफ e को इंट्रोड्यूस करवा लें, इधर भी e की पावर में शो करा दें, इधर भी e की पावर में। तो जब e की पावर में ln होता है तो ये आपस में कट जाते हैं, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू 1/2, e की पावर 1/2 ये आ जाएगा। और e की पावर 1/2 हाँ वो स्क्वायर रूट होता है, तो e के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दें। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर डिवाइड। अब देखें हम अल्टीमेटली वहीं पहुंच गए उस पॉइंट पे जिस पॉइंट का उसने शुरू में सवाल में जिक्र किया था, ठीक है। ये जो कि प्रूव करना था ना, तो इसलिए हमें खुद डेरिवेटिव लेके 0 के बराबर रख के यहाँ तक खुद पहुँचना ताकि उसको बता सके कि हाँ वाकई ये ठीक हो रहा है। अब ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट आ गया। अब इसके लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा के चेक कर लेते हैं कि ये मैक्सिमम बनता है या मिनिमम बनता है। तो ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया ना ये वाला, इसको सामने रख के तो इस पर दोबारा हम कोशेंट रूल लगा के तो इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे। तो देखें फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने सामने रख लिया। अब ये फिर कोशेंट रूल लगना है, नीचे वाली टर्म को ऊपर लाएं, ऊपर वाली का डेरिवेटिव लें। 1 का देखें 0 हो जाएगा, 2 एज इट इज़ कांस्टेंट नंबर रहेगा, ln of 2 है तो ln को ज़ाहिर है पता नीचे लेके जाते हैं, और 2x का डेरिवेटिव फिर 2 ऐसे करके आ जाएगा। माइनस साइन, ऊपर वाली चीज़ एज इट इज़, नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो x³ है तो ज़ाहिर 3x² हो जाएगा। नीचे 3 पावर है उसकी डबल होनी है, 2 से मल्टीप्लाई तो ज़ाहिर 2 3 6 हो जाएगी। नीचे देखें 6 हो गई है। अब इसको सिंप्लीफाई कराएं, 1 2 कट जाएगा, 1 2 रह जाएगा, ठीक है। और -1/x, -2/x ये चीज़ आ जाएगी यहाँ से। ये एज इट इज़ चूँकि ये 3x² है उसको शुरू में रख लें, ये टर्म आगे रख लें, और ये x की 6 पावर यहाँ आ गई। अभी भी ये 1x जो है वो कटता है, -2x² रह जाएगा, साथ में ये -3x², ये साथ वैसे ही, बाकी चीज़ें वैसे ही। अब ये करेंगे, ये जो -3x² है ना, इससे मल्टीप्लाई करवा दें। ये ब्रैकेट लगी हुई है ना, तो ये इसके पास भी आना है, उसने इसके पास भी जाना है, तो 3x² 1 जार 3x², और जब इसके पास आएगा माइनस प्लस 3 2 जार 6, और ये x² ln of 2x नीचे वैसे का वैसे ही। अब ये दोनों चीज़ें देखें सेम है, -2 -3 -5 हो जाएगा, साथ ये हो जाएगा, यहाँ तक पहुँच गए। अभी भी आप x² कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। x² कॉमन निकाल के उसको देखें नीचे 6 पावर है, कटवा दें तो 4 रह जाएगी। तो 2 काम हमने इकट्ठे कर दिए, कॉमन भी लिया x², नीचे से कटवा भी दिया। तो अल्टीमेटली हमारा ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में सेकंड डेरिवेटिव यहाँ आ जाता है। अब यहाँ हम अपना जो पॉइंट निकाला था स्टेशनरी पॉइंट x इज इक्वल टू e का स्क्वायर रूट ओवर 2, इसको यहाँ पुट करा के ज़रा देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। सो देखें जहाँ पे x है वहाँ पे e/2 हमने लिख देना है, इधर भी लिख दिया। नीचे चूँकि 4 पावर है ना, 4 पावर का 2 पावर ने तो स्क्वायर रूट खत्म कर देना ना इसका, और 2 पावर e की पावर आ जाएगी, और 2 की पावर 4 करें तो वो 16 होती है, तो वो ठीक है 16 आ गई। ऊपर देखें तो ये 2 2 कट जाता है, हाली e की पावर ये जो 1/2 स्क्वायर रूट वो रह जाती है। और यहाँ देखें अगले स्टेप में आपको पता है कि ln के अंदर कोई चीज़ हो और वो पावर में हो तो पावर शुरू में आ जाती है, तो 1/2 को शुरू में ले आएंगे, ln of e रह जाएगा, और ln of e आपको पता है वो 1 होता है, वो ख़त्म हो जाएगा। ये जो ओवर के नीचे ओवर है तो इसको उल्टा करके लिख लें, 16 ऊपर e की स्क्वायर नीचे, जैसे ओवर के नीचे ओवर हो तो उसको उल्टा कर लिया जाता है, 16 ऊपर चला जाएगा, e स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ठीक है। 2 और 6 कटेगा, 3 रह जाएगा, साथ ये बाहर वाला, और 5 में से 3 निकालेंगे तो कितना रह जाता है, ये हो जाता है -2 से मल्टीप्लाई होगा 16 तो 32। तो देखें अल्टीमेटली इसको भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमने दिखा दिया कि ये माइनस साइन इसके साथ आता है। वैल्यू की ज़रूरत नहीं थी, हमें बस ये देखना था कि उसके साथ नेगेटिव साइन आता है या पॉजिटिव आता है। चूंकि नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव में हमें पता है कि ये मैक्सिमम होता है, तो हम लिख देंगे कि सिंस एट x इज इक्वल टू दिस वन सेकंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव, सो द फंक्शन इज लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू दिस वन। तो यही वो चीज़ वो प्रूव करने के लिए कह रहा था कि उसको लोकल मैक्सिमम जो है वो प्रूव करके दें। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया मुकम्मल। क्वेश्चन नंबर 6 आई थिंक ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं। इसमें भी प्रूफ है, कहता है शो दैट कि ये जो फंक्शन है हैज़ रिलेटिव मिनिमम एट दिस वन। बिल्कुल वही चीज़ है, लेकिन फंक्शन की जो शक्ल है वो डरावनी है। x के ऊपर x है, उसके ऊपर पावर 2 है,
तो डरावनी शक्ल है, लेकिन मसला कोई नहीं है। अब इस तरह की चीज़ हो ना, तो पावर वाली चीज़ों को सॉल्व करना हो तो मुश्किल अगर आ रही हो तो वहाँ पे लॉग ले लेते हैं, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी है कि पावर को उठा के शुरू में ला सकते हैं। तो बस लॉग का सहारा लेंगे, फिर डेरिवेटिव आसान हो जाएगा। सो देखें, फंक्शन को लिखेंगे, अब बजाय एफ ऑफ एक्स लिखने के ना उसको वाई लिख लें, क्योंकि वाई भी लिखा जाता है। तो वाई लिखने से आगे डेरिवेटिव लेने में आसानी हो जाती है। तो y इज इक्वल टू दिस वन। अब लॉग लें दोनों तरफ, नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, ln ln। अब जब इधर ln है तो ये x के ऊपर ये जो पावर है ना x स्क्वायर, ये शुरू में आ जाएगा, x स्क्वायर शुरू में आ गया, ln ऑफ x आगे आ गया। अब देखें ये थोड़ा सिंप्लीफाइड हो गया। अब हम इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं, तो ln का भी इधर भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। चूंकि ln है तो 1/y, और चूंकि y वेरिएबल x से डिफरेंट होता है तो dy/dx भी उसके साथ लगता है। पिछली एक्सरसाइज में बड़ी दफ़ा मैंने एक्सप्लेन किया। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल है, क्योंकि एक टर्म x स्क्वायर है, एक ln ऑफ x है, तो दोनों को बारी बारी x स्क्वायर को एज इट इज़ रखें, ln ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x, फिर ln ऑफ x को एज इट इज़ रखें, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ऐसे करके हमने उसको लिख लिया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, y ओवर में है ना, उधर ले जाएं, उधर जो भी टर्म है उन सब के बाहर मल्टीप्लाई कर देगा y, ब्रैकेट लगा लें। एक x कटता है, एक x रह जाएगा, यहाँ 2x और ln ऑफ x उसको सीधा करके लिख लें। अभी भी इनमें से x कॉमन ले सकते हैं, x बाहर निकाल दें, साथ y भी है, 1 + 2 ln ऑफ x। ये हमारा आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक हो गया। अब हम पता है फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखते हैं, तो dy/dx इज इक्वल टू 0। तो ये सारी टर्म इज इक्वल टू 0 हम उसको लिख लेंगे। लिख लिया। अब यहाँ से हमें सोल्यूशन लेना है। ये प्रोडक्ट की शक्ल में मौजूद है, फैक्टर्स बने हुए हैं। x 0 के, अब देखें ना, तीनों चीज़ों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो तीनों सेपरेटली इनमें से कोई एक 0 के बराबर हो सकता है या तीनों 0 हो सकती हैं। x इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि वही बात है, फंक्शन में x है, तो अगर 0 0 यही हो जाए तो फिर फंक्शन तो बेचारा वैसे ही खत्म हो गया। तो हम कहेंगे भाई x भी 0 नहीं हो सकता, फिर y तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि y तो असल फंक्शन है, यानी पूरा फंक्शन ही 0 हो जाए तो फिर हल क्या करना है, तो y भी 0 नहीं हो सकता। तो फिर अल्टीमेटली इसी बेचारे पे सारा इल्ज़ाम आ जाना है कि भाई तुम ही 0 हो गए। तो 1 + 2 ln ऑफ x को 0 के बराबर रखेंगे। अब यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अगेन 1 को उठा के उधर ले जाएं, -1 हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई है उसके डिवाइड में आ गया, ln ख़त्म करना है, आपने दोनों तरफ e इंट्रोड्यूस करवा लेना है पावर में। ठीक है, पावर में चीज़ें चली जाएंगी e की पावर में, तो e नीचे और ये चीज़ें ऊपर, तो e और ln कट जाएगा, x आ गया और इधर e की पावर माइनस। अब चूँकि माइनस है तो उसको ओवर में ले जाएं, ओवर में ले जाएं, और साथ चूँकि वो 1/2 है तो ज़ाहिर है उसने स्क्वायर रूट बन जाना है। तो यही पॉइंट था जो उसने सवाल में कहा हुआ था, वो पॉइंट हमने निकाल लिया। अब अगेन आ जाए सेकेंड डेरिवेटिव पे। अब सेकेंड डेरिवेटिव थोड़ा सा ये मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें चीज़ें ज़्यादा हैं। x को हमने अंदर ही रख लिया, क्योंकि वैसे हमने पहले कॉमन लिया हुआ था, x अंदर रख लें, क्योंकि ताकि दो चीज़ें तो बने ना, दो चीज़ें बने तो उस पर प्रोडक्ट रूल लगाएं। तो इस पर हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। y एक चीज़ है, दूसरी चीज़ ये वाली है। अब देखें, जब डेरिवेटिव लेना है तो y एज इट इज़ अंदर वाले का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव देखें 1 हो गया। अब जब इसका करने लगेंगे डेरिवेटिव तो इसमें फिर अंदर वो लगेगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि एक x है और एक ln ऑफ x है। तो 2 को एज इट इज़ रख के देखें, x को वैसे ही रखा, ln ऑफ x का 1/x, फिर ln को एज इट इज़ रखा, x का डेरिवेटिव 1। तो ये देखें अंदर इसके ऊपर भी हमने प्रोडक्ट रूल लगा दिया। अब प्रोडक्ट रूल का जो दूसरा पार्ट करना है तो उस पार्ट में y का डेरिवेटिव लेना है, इसको एज इट इज़ रखना है। तो देखें ये जो x + 2x ln ऑफ x है उसको हम देखें एज इट इज़ रख रहे हैं, और y का डेरिवेटिव लेंगे। y का डेरिवेटिव y डैश फर्स्ट डेरिवेटिव, तो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ रही थी, यही सारी फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू है, इसी को आप पुट कर दें उसके डेरिवेटिव की जगह में। ठीक है, ये जो y x और ये सारा, ठीक है, x उसमें से कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, तो ये बेसिकली y डैश है, ये ओरिजिनल एज इट इज़, और ये y डैश। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हल कर लें, वरना तो यहीं पे कह दें कि ठीक है जी, ये सारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, क्योंकि ये देखें इसमें कुछ भी माइनस नहीं है, कुछ भी माइनस नहीं है, तो ये उसका अल्टीमेट आंसर पॉजिटिव आना है। लेकिन हल्का फुल्का आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखें, एक तो ये 1 आ रहा है, ये x और x कट के यहाँ पे 1 आ गया, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2 1 2, और 2 से अंदर मल्टीप्लाई यहाँ ले आए तो 2 ln ऑफ x। ऐसे यहाँ से अगर x इसमें से कॉमन लिया है तो इसमें से भी x कॉमन ले लेना, तो ये अंदर वाली दोनों चीज़ें सेम हो जाती हैं। तो एक x यहाँ से कॉमन, एक यहाँ से, तो x स्क्वायर, ये वाला y भी उसके साथ, और ये दोनों सेम हो जाएंगी, तो सेम हो जाएगी, उसको आप स्क्वायर की शक्ल में लिख सकते हैं। अब फर्दर हल नहीं हो सकता। अब ठीक है, यहाँ तक रख के और y की वैल्यू भी पुट करा दें ताकि अल्टीमेट प्रॉपर वैल्यू हो।
ठीक है, यहाँ तक रख के तो अब कह दें कि देखें जी इसमें हर चीज़ जो है वो पॉजिटिव है, और इसमें जब आपने ये एक्स की वैल्यू लगानी है 1/e का स्क्वायर रूट, अब हर एक्स की जगह पे वो वैल्यू आपने पुट करानी है। अब ज़रा एक दफ़ा वो पुट करा के ना तो फिर बताएं कि देखें जी ये सारी चीज़ें पॉजिटिव आ रही हैं। सो देखें उस को हमने एक दफ़ा लिख लिया, एक्स की वैल्यू ये है। अब देखें हर एक्स की जगह पे वो वैल्यू हमने लगा देनी है एक दफ़ा, और बस अब इसको हल करने की तरफ नहीं जाना, बहुत मुश्किल हो जाएगा काम। हो सकता है लेकिन अगेन बस काफ़ी है इतना, क्योंकि जो काम हमने शो कराना था वो कर लिया है कि ये सारा पॉजिटिव है, इसमें कोई चीज़ नेगेटिव नहीं है, और ई हमेशा होता ही पॉजिटिव है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, हम लिख देंगे पॉजिटिव हैं, तो दैट मीन्स कि एक्स की इस वैल्यू के ऊपर फंक्शन हमारा लोकल मिनिमम है। और ये देखें एक्सप्लेन किया है मैंने, असल काम प्रैक्टिस से आना है, प्रैक्टिस से सवाल आपने बार बार करने हैं, हाथ थकाएं, रजिस्टर ख़त्म करें, प्रैक्टिस से चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये काम होना है। चलें जी, ये एक्सरसाइज हो गई है, नेक्स्ट इंशाल्लाह करते हैं 2.5। ठीक है जी, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर लिया करें, अगर तो कुछ लगता है कि भाई बेहतर समझ आई है, ठीक है, तो ज़रूर शेयर किया करें, अपना अपना हिस्सा डाला करें। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।